अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सावी का आगाज़ करती हूँ और आप देख रहे हैं मुझे, अपनी दोस्त, अपनी होस्ट सभी को, और आप मेरे मॉर्निंग शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग विद सभी, वीनस एचडी टीवी चैनल पे। अच्छा, हमेशा की तरह मैं आपके साथ कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ और आप लोगों को मेरा मैसेज बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं मालूम, वैसे तो मैं आपके इर्द गिर्द जो होता है वो ही आपसे शेयर करती हूँ। और अभी आ रही हैं, आज का मैसेज शायद आप लोगों के लिए दूसरे हिसाब से जो बेहतर होगा, क्योंकि कुर्बानी ईद उल अज़हा इज़ अ बिगेस्ट ईद, जैसे हम कहते हैं बड़ी ईद। और ये बड़ी ईद पर ये होता है कि हम बच्चों की कुछ वीडियोस बना रहे होते हैं और वो रो रो के कह रहे होते हैं भाई मुझे बकरा लेना है और बाबा जा नहीं रहे हैं, और बहुत सारे एक वो कुछ बड़े प्यारे प्यारे क्लिप्स होते हैं, बच्चे रो रो के फूट फूट के रो रहे होते हैं कि हमारा बकरा ज़बा ना करें, और इस तरह रोने धोने के वीडियोज़ होते हैं। अच्छे लगते हैं, ये यादें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है एहतियातें। और कुछ आप ऐसे साहनियात कर लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी में वो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन समझ लें, एक गुड मैसेज होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो लोग दिखावे की कुर्बानी करते हैं, सॉरी माजरत के साथ, अल्लाह पाक आपकी नीयत को देखता है, आपकी क्वांटिटी को नहीं देखता, आपकी नीयत क्या है। ईद उल अज़हा पे हम जो बच्चों को देखें, हम अपनी नस्लों को मैसेज दे रहे हैं, और हमारा ईमान है कि हमारा ईमान अगर ताज़ा है, ज़िंदा है, तो हम कभी भी ईमान से हटके जो है ना, बीइंग अ मुस्लिम ऐसी हरकत करते हैं ना, तो ये हमें सूट नहीं करती है। बीइंग अ मुस्लिम कहना चाहूँगी। आप नोट करते हैं कभी बिल्डिंग के ऊपर सुनते हैं कि जो वो एक बहुत बड़ी बैल को नीचे उतारा जा रहा है, लोग वीडियोस बना रहे हैं। आप क्या दिखावा कर रहे हैं? आप किसको खुश कर रहे हैं? दुनिया को जमा करें, कितने लोग देख लेंगे? आप क्या दिखावा करने? आपकी यकीन करें, वो जो इन्वेस्टमेंट आपने 2 लाख रुपए उस पर लगाए हैं वो किसी काम के नहीं। जो उसने आपने जिस जानवर से प्यार करके उसको पाला है वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि आपने वो जो चंद आधा घंटा जो आपने अपने बैल को नीचे उतारने में, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो बैल जो है वो गिर गया है, खुल गया है। तो ये जो चीज़ मुझे दिखती है ना, तो दिल में बड़ी तकलीफ़ होती है कि बच्चे नीचे देख रहे हैं, फिर उनमें क्या ये शौक़ पैदा होगा कि हम भी जानवर ऊपर से उतारेंगे, क्रेन आएगी, ये दिखाना चाहते हैं आपको। क्या ये हमारा मज़हब कहता है? आपका दिल इन चीज़ों से मुतमईन होता है? खुदा के लिए जानवर का मजाक ना बनाएं, कुर्बानी का मजाक ना, अपने मज़हब का मजाक ना बनाएं। ये तो आप दिखावा कर रहे हो। आप ये कुर्बानी का मुझे नहीं कुछ समझ में आता, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप छठे फ्लोर पे से आप उतारते हो, और कितने बच्चे जब बाद में बताते हैं कि ये तो इनके घर में पला ही नहीं। छत पे कब पलता है, मुझे ये बताएं ना। बकरा है, इट्स ओके, जानवर है, चलो एक एक साल तक आप 6-6 महीने तक के आप जानवर को एक इतनी सी प्रीमिसेस में रखते हैं और फिर अब क्रेन से उतारते हैं। वाई? बड़ा दुख हुआ मुझे ये चीज़ें शेयर करते हुए भी, मुझे दुख हो रहा है। और 1-2 बायलस हुआ, आप कुछ खुद सोचो, ऊपर से कुछ जानवर गिरेगा, लाइव चीज़, उसको कितनी तकलीफ़ होगी। वो आपको बद्दुआ नहीं देगा? तो आप दुआओं वाले काम करें, बद्दुआओं वाले काम करें। तो आपने तो ये खैर का काम कर रहे हैं, अगर बच्चों को मैसेज दें, अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को भी, कि ये इस तरह कुर्बानी होती है ना, कि इस तरह होती है कि उसको बांध के फिर वो धड़म से गिरे, फिर जल्दी जल्दी आप उसको ज़बह करो। मतलब मेरा ना दिमाग कबूल करे ना दिल, और मेरा रूह कांप रही है ये बात कहते हुए भी। तो प्लीज़ 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 बी केयरफुल। अगर आपने कुर्बानी देनी है तो अल्लाह की राह के लिए देनी है, कि दुनिया को दिखाने के लिए देनी है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। ये मैसेज मेरे तमाम बच्चों के लिए नहीं, ये तमाम बड़ों के लिए है। खुदा के लिए दिखावे वाली चीज़ों को हटा दें, ये आर्जी होती हैं। ऐसा काम करें जो आगे वाले बच्चे आपको फॉलो कर रहे हो। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और ये है सबीज़ किचन। आज सुबह ही सुबह मैंने आपको मज़े मज़े के खाने और मीठा मीठा, क्योंकि ईद होती है और वो है करीब, और हम चाहते हैं कि आप बनाएं घर में। गोश्त तो बनाएंगे लेकिन आप साथ मीठा मीठा भी बनाएं तो मज़ेदार काम हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद है शेफ़ शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो शहजादी? मैं ठीक। मज़े में? बिल्कुल। जादू की जप्पी हो जाए फिर। अब मज़ा आया ना। ये वो हुनरमंद ख़वातीन हैं जिनको मैं आगे बढ़ता हुआ देख के बहुत खुश होती हूँ। और उम्दा फूड के नाम से इनके तमाम रेसिपीज़ आप जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कहाँ बताते हो? फेसबुक पे है और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे नहीं अभी, और यूट्यूब पे। फेसबुक और यूट्यूब पे आप जाएं, उम्दा फूड लिखें और उम्दा उम्दा खाने खाएं। चलिए जी, आज डिश क्या बन रही है बताओ। आज शाही टुकड़े हैं। और नहीं होए, और नहीं होए, खान साहब नहीं करो यार। ओके ठीक है। बकरा ईद पे थोड़ा मीठा भी हो जाए, हर तरफ नमकीन नमकीन होगा तो मीठा तो साथ में होता है ना? साथ में है। अच्छा, होता यही है कि जैसे ही डिश, जैसे हम लोग खाने से हटते हैं ना, फौरन शीर खुरमा, मीठा, रिवायत है ना। हाँ, रिवायत है, इसके बगैर तो अधूरी है। क्या बात है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह कहते हैं। सबसे पहले क्या है इसके अंदर? हाँ, शाही टुकड़े बन रहे हैं। और शेफ शगुफ्ता और शाही टुकड़े और उसके इंग्रेडिएंट्स। चलिए जी, मैं बता दूं आपको, इसमें ये ब्रेड है, ठीक है, और चीनी। ओके, ये आपने इस तरह क्यों काटा हुआ है? इसकी शेप अपनी मर्जी से काट लेते हैं। ओके, डन। इसको फ्राई करेंगे। और ये फीका खोया। फीका? ठीक है, खाया था मैंने मीठा समझ के। हाँ, मैं फीका लिखती हूँ। अब नहीं खाऊंगी। अच्छा, ये पीसी हुई इलायची और ये दूध है। अच्छा, ये ड्राई पाउडर, हाँ, और ये पिस्ता, बादाम और ये फूड कलर। ठीक है, फूड कलर। दूध को ये क्या? ये इसके शेप काटने के लिए कितना प्यारा सा भाव। ये कहीं किसी बोतल का कटेंगे? नहीं, हाँ, ये शेपर होता है। वाह, जबरदस्त। तो कुछ काट लिए मैंने, मैं एक दो काट लूंगी इसके। चलिए। अच्छा, ये दूध 1 किलो था। इसको इतना पका लिया मैंने कि ये आधा हो गया। मैं घर से जैसे पका कर लाई थी। अच्छा, कुछ लोग इसको गाढ़ा करने के लिए कंडेंस मिल्क ऐड करते हैं, कंडेंस मिल्क, दूध ऐड कर लेते हैं। इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं, उसका टेस्ट फिर अजीब हो जाता है। नहीं, कॉर्नफ्लोर नहीं, दो चीजें कंडेंस मिल्क टेस्ट बढ़ाता है। तो ये कि मैंने से आधा, ये 1 किलो से तकरीबन आधा किलो हो गया पक्का। कंडेंस मिल्क ये भी होता है, फिर उसका कलर भी जरा वैसा हो जाता है, येलो। हाँ, नहीं, अब इससे इसका भी हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें डाल दूँ। मैं पहले डालनी थी लेकिन मैंने सबके सामने डाल दूँगी मैं। ठीक है। इसमें ये शुगर, ये हमने शुगर ऐड कर दी। कितनी? तकरीबन 4 चम्मच डालेंगे। शाही टुकड़े बन रहे हैं, आप देखें। ठीक है। और मीठा ज़रूरत है, ये मीठे होते हैं तो बहुत ही ज़रा सा अच्छे से। और ये पिसी हुई इलायची with तू लौंग में इलायची। अच्छा, ये साथ ही चढ़ाएं जब दूध पकाएं ना, जब। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता यहाँ पर। ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच डालेंगे। 3 खाने के चम्मच जो है खोया, फीका खोया। आप इधर आओ ना, मैं जरा सा आ जाए। अच्छा जी, मैं इधर आऊँ। हाँ, ओके, दैट्स गुड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्या ऐड फूड करेंगे? कलर। फूड कलर कितना चेक करें कलर? अच्छा, जर्दी का रंग अलग होता है, ये अलग होता है, दोनों एक होता है? एक ही होता है। वैसे तो ज़ाफ़रान डलता है इसमें। अच्छा, लेकिन ज़ाफ़रान नहीं था तो ये फूड कलर डाला। बस थोड़ा सा डालिएगा। हाँ, ताकि कलर। ठीक है। ओए लड़की चलन में पानी में न नहीं होगा। ठीक है, ख्याल से यारा। चलिए जी, अब हमारी बहन, अब ये थोड़ा ब्रेड की कटिंग। ओके, ब्रेड की कटिंग देखें कैसी जबरदस्त। हाँ, ये ऐसे। बिस्मिल्लाह। ओहो। अच्छा, जिस तरह की आप शेप चाहें आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। ठीक है। ओके, ये तो मैंने छोड़ दिए थे मैंने। अच्छा, इन्होंने बताना चाह रही थी कि 2-3 काट के रख दिए थे, बाकी मैक्सिमम अभी ये कितना और होगा? बस ये रेडी है, बस ये थोड़ा सा चीनी वगैरह इसमें वो हो जाए। अच्छा, आपने पहले ही इतना पका दिया? मैंने पहले तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा पकाया इसे। बेहतरीन, ज़बरदस्त, लाजवाब। खुशबू भी आ रही है, इलायची क्योंकि डल गई इसके अंदर। शेफ़ शगुफ्ता और उम्दा फूड के नाम से ऑनलाइन आप इनसे ऑर्डर भी करवा सकते हैं, रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। अच्छा साहब, इसका एक और भी तरीका है। इसमें ना आजकल आम का सीज़न है। अच्छा, फिर आम की प्यूरी पकाकर उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डालें, ठीक है, और मीठा आमले वो इसमें ऐड कर दें तो मैंगो शाही टुकड़े हो जाएंगे। ओह माय गॉड। हाँ, तो कर लेती ना यार। बस आज थोड़ा यही बता रहा था लेकिन नहीं हो सका। आप मुझे कहते थे यहाँ से हम लोग मैंगो मंगवा लेते। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह घर अभी मैंगो पार्टी करते हैं। अभी हमारी तरह शगुफ्ता जो है ना, हमारे लिए मैंगो पार्टी इंशाल्लाह। मैं तो सोच रही थी होनी चाहिए। फलों का बादशाह है और उनकी वेलकम नहीं कर रहे। अच्छा, इसको ऑयल गरम किया है, ठीक है, फ्राई की कर लेते। ये
इतना डीप फ्राई करते हो तुम? हाँ, ये से कलर आने। अच्छा, क्या शाही टुकड़े की डिफरेंट टाइप से पकाया जाता है, बनाया जाता है, या इसका एक ही ट्रेन है वो ही बनता है? एक ये मतलब शाही टुकड़े का अपने आजकल वेरिएशन की हुई, कोई जैसे अभी मैंने बताया मैंगो का हो गया, हाँ। और कोई कस्टर्ड में डाल के पका नहीं, यानी लेता है ये ऐसा। जिस तरह आप डीप फ्राई कर रहे हो, मैंने तो लोगों को जैसे तवे पे लगाया ऑयल और उन्होंने फ्राई कर दिया, वो नहीं, क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं होते? कुछ तो अंडा लगा कर भी करते हैं। अच्छा। हाँ, अंडा लगा के भी करते हैं। ओके, हनी इसको बंद कर दूं या ये सही है? बस थोड़ा सा चलने दें। ओके, ठीक है। अच्छा, ये मैं सोच रही थी कि हर बंदे की ना अपना एक तरीका होता है बनाने का ना, हाँ, इसलिए पूछ रही थी। ओके, बस ये कितने फ्राई कर, बस 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 कितने रह गए? बस थोड़ा ये अभी ऑयल थोड़ा तेल गरम है, 2 मिनट में हो जाएंगे ये। तो ये ऑयल इतना इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो नहीं जाएगा? होगा। इसको फिर सोक करोगे, निकालोगे? क्या बात है भाई, आज आप इंजॉय करें शेफ शगुफ्ता विद शाही टुकड़े, और शाही टुकड़े मज़ेदार उम्दा फूड के साथ। ये उम्दा क्यों रखा नाम आपने? ये उम्दा का मतलब उम्दा ही होता है। ये मेरे भाई ने रखा था मेरे किचन के लिए। अच्छा, उम्दा हाँ, फूड। उम्दा फूड। उम्दा का मतलब उम्दा खाने भाई, बेहतर है। हाँ, बेहतर बेहतर। ठीक है जी, देखें इस कलर के हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा लग रहा है यार। अच्छा, वो खीर हो गया, शीर खुरमा हो गया, इसमें बहुत टाइम लगता है, और आपको पता, मैं वही चीज़ यहाँ पर पकाती हूँ जो बहुत जल्दी बन जाए। हाँ। क्विकली, और वरना आजकल की खवातीन कहाँ इतना वो करती हैं। हाँ, और अगर आपसे नहीं बन रहे तो फिर आप उम्दा फूड कॉल करें। कॉल करें। नंबर तो बता दो ना यार, ये क्या? हाँ, 0309 3678 196 मेरा नंबर है। ओके, एक बार फिर आराम से बताओ। 0309 3678 196। 196, ठीक है जी। अगर आपने ईद पर कोई ऑर्डर करना है, कोई बनवाने हैं, ईद इस पर तरह- ज्यादा लोग क्या करते हैं कि वो जैसे सीख कबाब और कोफ्ते और ये करते हैं, तो वो गोश्त भिजवा देते हैं, क्योंकि गोश्त तो हर घर में होता है। तो वो मुझसे बचत हो जाती। हाँ, मसाले लगवा कर वो रेडी करवा लेकिन देते हैं। टेस्ट नहीं ला सकते ना शगुफ्ता, सबसे हाँ। बड़ी चीज है। तो जब भी तो ना गोश्त भेजते हैं, कहते हैं आप फिर बना कर दे हमारे गोश्त का, क्योंकि गोश्त सबके पास होता है, सही सही, तो वही उनको भी कह रही आसानी हूँ। हो जाती है। बेहतरीन। अच्छा, ये साथ साथ यूं है कि कंप्लीट ही इन्होंने कर दी है। जी, बेहतरीन अब हो इसको गया। छोड़ के कहीं जाना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएंगे। फौरन फौरन होता है ना। यार तो मुझे क्रिस्पी जैसे पापड़ नहीं बन गए हैं। अब ये दूध में डालेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। नहीं, वैसे मैं ये सोचूं, हाँ। हम लोग जो पापड़ नहीं खाते उनकी वैसी face शक्ल होगी। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ना सेम। अच्छा, इसमें एक और बात है कि ये जो हम ब्रेड लेते हैं ना, वो एक रात की रखी हुई ले, ताज़ा ब्रेड ना टूटेगी। तो अच्छा। हाँ, एक दिन की रखी हुई ब्रेड ना इसमें बेहतर होती है। जैसे ये तो ताज़ा थी, मैंने तो हैंडल कर लिया। यानी ये ठंडा डालना है या गरम डालना है? गरम डल जाएगा। अच्छा, बंद कर दूं? आप बंद कर दो। काफी गाढ़ा हो गया। ये भी कर जिनाज़िन दो। देखिए इसकी शेप, ये ऑयल वाला बंद। ये देखिए इसकी शेप ऐसी हो गई है, देखो इसकी बलाई इसके साथ आने शुरू हो गई। वाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। शाही टुकड़े, शाही बता देती, मैं अनारकली बन के आ जाती। शाही टुकड़ों का इंतजाम आप कर रही हो, बताया क्यों नहीं मुझे लड़की? अच्छा, वो डिस्प्ले पे आ गई हैं, हम उधर चलते हैं। चलिए। तो मैंने सोचा ईद करीब है, तो खाने तो हर घर में बनेंगे, मेरा मीठा ही बता अच्छा, दूं। ये सबसे पहले ये, वाह यार कड़क कड़क से हो रहे हैं। अब ये देखिएगा नरम हो जाएंगे। नरम हो जाए, सी बात है। ठीक है जी। अब ये ओके, ठंडा है ना। देख के हाँ, ये तो कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्लेट उठा दूं? हाँ जी। ओके। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी थी जो मैं नहीं ला सकी, क्या गुलाब की पत्तियाँ। क्या करूं? गुलाब की पत्तियाँ। अरे यार अब लड़की, मैं शॉप ढूंढती भी आई, कोई खुली हुई हो तो, लेकिन इस टाइम यार, टिश्यू पेपर दीजिए। ये लीजिए। अरे यार, मुझे क्यों, उससे क्या करना था गुलाब वो इसके ऊपर, इसके लिए ना, इसके ऊपर डालते हैं तो इसका बहुत अच्छा लुक आता है। ठीक लुक है? आता है ना? अच्छा, ओ यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, दैट्स प्रेजेंटेशन जस्ट ओनली। ये कितने क्विकली बना लिया है। जी, इसको हटा देती हूँ, ये हो गया है। और क्या रह गया? ये सब इलायची हो गया बस। और यस, हम इसको कर देते हैं क्लीन एंड नीट। ये डिश ऐसी है कि इसको थोड़ा गर्म भी खा सकते हैं और ठंडा करके भी खा सकते हाँ, ये हैं। ठंडे में मज़ा आता है। हाँ। शाही टुकड़ों का टेस्ट हुआ या ठंडों में आता है। कितना क्विकली बना दिया ना,
4 रन बन गया। बस दूध अच्छा, अगर आपको जल्दी पहले करना है से तो पका कंडेंस के। मिल्क भी डाल के फटाफट भी बन सकता है। और एक Don't चीज you मैं वैसे फिर डालना भूल गई, As ड्राई usual. मिल्क। ओह। कभी कभी होता है ऐसा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात ठीक है, इसका टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा नहीं। ओके, क्योंकि हमने काफी पका लिया था इसको। ठीक है, हम ऊपर से ऐसे ऐसे डाल देते हैं ना, थोड़ा नहीं। थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा। फ्लेवर इस वैसे ही बहुत अच्छा होगा बस फिर इसका। छोड़ दिया, अभी इनको इतना हाँ। कॉन्फिडेंस। अच्छा, यानी कि ये भी बड़ी अच्छी बात है, अगर आपके घर में ये चीज नहीं है तो हाँ, आप उसके इसके लिए बिना टेंशन गुजार। ना ले कि हम समझे कि भाई खास वो जो है हो सूखा दूध तो हम डालेंगे, डजंट मैटर। थैंक यू सो मच हनी, कुछ कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी, बकरीद आ रही है तो उसमें दूसरों का भी ख्याल रखें। जो आपके पास पड़ोस में है तो उनका सबसे पहले ख्याल रखें। क्या तो पूरा बात। साल गोश्त नहीं खाते जैसे, तो अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हाय हाय, दूसरों का वाकई ख्याल में रखें। हम लोग जो कहते हैं ना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ। ये बात बहुत प्यारी इन्होंने कही है कि समटाइम ये होता है कि लोग वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और बात करूंगी हम उन लोगों की जो स्पोर्ट्स में बहुत पीछे रह गए और टैलेंट उनमें भला है, क्योंकि आई फील वेरी प्राउड कि वो सब मेरे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को वो पजीराई नहीं मिल रही जो इंटरनेशनल लेवल पे और मुल्कों में उनके बच्चों को, उनके लोगों को मिलती है। आप देख लें, यकीन करें, मैं इसमें मेरी कोई गलत बात मैं नहीं कहूँगी, अगर है तो आप मेरी बात को बिल्कुल ऑब्जेक्शन भी कह सकते हैं, इसके ऊपर कर भी सकते हैं। कैसे? आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पर तमाम मुल्कों में, चाहे वो हर तरह का गेम हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन सब बच्चों को कॉलेज में, स्कूल्स में सबको पजीराई मिलती है, उनको सपोर्ट की जाती है। लेकिन यहाँ की जब मैं बात करूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे बच्चे अपने तय अपने पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट से अपना सब कुछ करके अपना टैलेंट दिखा रहे होते हैं। तब जाके गवर्नमेंट देखती है अच्छा 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 दे आर कैपेबल, तो फिर उनके साथ खड़ी होती, लेकिन उनको कैपेबल करने के लिए नहीं खड़ी होती। इस बात का बड़ा दुख है मुझे। और पेरेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है वो अपने बच्चों को किसी मकाम, लेकिन कभी कभी बच्चा तो टैलेंटेड है लेकिन वो उनके माँ बाप अफोर्डेबल नहीं है, तो वो टैलेंट ज़मीं बोस हो जाता है, बड़ा दुख होता है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं, लेकिन आई फील वेरी प्राउड, अभी भी वो माँ बाप माशाल्लाह अपना पेट काट के अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। अब क्योंकि अब चाहते हैं, कहते हैं हमेशा हर माँ बाप अपने से ज़्यादा अपने बच्चे को ऊंचा मकाम देखना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह, और वो कर भी रहे हैं। लेट्स सी, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चल रही है, और एक वक्त मैं दुआ करती हूँ एक वक्त आए कि गवर्नमेंट भी कुछ ख़ास कोटा बल्कि बेहतरीन निकालती है, लेकिन वो नहीं निकालती जिस तरह निकालना चाहिए। मुझे बताएं, हम लोग स्विमिंग में कहाँ पर खड़े, हम रेले रेस में कहाँ खड़े, हम वो जो कहते हैं ना वो जंपिंग में और स्विमिंग में, थ्रो बॉल में, और बहुत सारे गेम्स हैं, शूट में, स्विमिंग में, कहाँ खड़े हैं हम लोग? हमारे बच्चे कहाँ नज़र आते हैं? टेबल टेनिस में एक बच्ची है, वो जाती है हूर, शायद वो स्क्वॉश में हमारे थे जंग, बहुत पुराने, बोली हमारे आने वाली नस्लें कहाँ खड़ी? तो ये चीज़ें एक बड़ा डिज़ास्टर है हमारे स्पोर्ट्स में। ये स्पोर्ट्स हमें हेल्थ, फिटनेस, ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, हमें मेंटेन करता है, हम फिजिक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स में स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं नज़र आता मुझे जैसा होना चाहिए। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग भी हैं, हिडन ज़रूर हैं, लेकिन दे आर डिजर्विंग एंड टैलेंटेड, और वो आगे लोगों को अपना इल्म, अपना हुनर डेवलप करें, ट्रांसफ़र भी करें। चलिए जी, हमारे साथ सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स राइटर, क्रिकेटर फरीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। इतना कुछ आपका लिखा हुआ है, हम आपने जब मुझे बताया ये मैंने कहा अगर मैं ये सारा कहूँगी तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जी। तो कैसे हैं आप? ठीक है, बस खैरियत से। थोड़ा सा मैं चाहूँगी नाजरीन को, जितने सारा ये लिखा हुआ है, अगर मैं बोलूँगी या आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? जी मैं बताएं सर आप। स्पोर्ट्स मेरे ज़ाहिर है कि ये 10 साल की उम्र से मुझे स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ था और क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत थी मुझे। और ऐसे जब मैं स्कूल में आया तो इंटर स्कूल खेली, उसमें भी हमारे साथ टेस्ट प्लेयर थे, अजीम हफीज़ वगैरह थे। अच्छा। और उसके अलावा जब फिर कॉलेज में गए तो इंटर कॉलेजेट में, उसमें भी हमारे साथ इत्तेफाक से टेस्ट प्लेयर मोइन लतीफ़ जो हैं वो मेरे दोस्त थे, वो मिले। और फिर उसके बाद से इंटर बोर्ड हुआ, उसमें इस तरह करते करते हम बहुत मतलब क्रिकेट में आगे पहुंचते चले गए। और जहाँ तक मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, उस कॉलेज में
मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं सारे कलर लेके रखूं, लेकिन मोहब्बत मुझे क्रिकेट से थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने इत्तेफाक ऑन मेरिट, ये नहीं मैं गया ट्रायल दिया, मैंने हॉकी का ट्रायल दिया, लोगों ने कहा यार तुम तेज हो, खैर हॉकी में सिलेक्ट हुआ। फिर एथलेटिक्स में मैं अपने कॉलेज का फास्ट था, 100 मीटर, 200, 400 मीटर का फास्ट था, तो उसमें रेसिंग में जी भागा जी उसमें मुझे क्या कहते हैं मैं कप्तान बना अपने कॉलेज, और कॉलेज का नाम भी है शिपाना कॉलेज है जो नॉर्थ नाजाबाद में है। उसके अलावा फिर मैंने ऐसी कहा चलो फुटबॉल में गोलकीपर बनता, फुटबॉल में मैं सिलेक्ट हो गया। चेस मेरा खानदान में सब खेला जाता, उसमें वो भी हुआ, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। शो बिजनेस में ऐसी किया, मैं उसमें सिलेक्ट हुआ। सब कह रहे यार तेरे में टैलेंट कहाँ से आया? मैंने कहा बस ये कुदरती होता है टैलेंट जो है। खैर फिर लेकिन आखिरकार आपने क्रिकेट को फाइनली। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत थी। हम एक इंटर कॉलेज हॉकी हो रहा था, तो उधर हम उधर गए, तो उधर बख्तियारी सेंटर में बी में हमारी प्रैक्टिस चल रही थी। अच्छा। और इधर PIA वर्सेस कस्टम्स का मैच हो रहा था। तो इस्लाउद्दीन भाई बड़े, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बड़े अच्छे इंसान है, पाकिस्तान के क्रिकेटर में। और उसके अलावा जितने थे, तो इस्लाउद्दीन मेरे पास आए, मेरे गले पे हाथ डाला, कहना जाहिर मेरे से उम्र में, कहना बेटा चल तुझे आज कसम से खिलाता हूँ। तो सबने कहा भाई जा जा। मैं उधर गया, एज ए गोल कीपर था। आप यकीन करें मैं कस्टम की तरफ से मैंने एक भी गोल नहीं खाया, क्योंकि उनका गोल कीपर कमर जिया, वो कोई बुखार में थे, क्या थे, उनकी तकलीफ था, खैर वो पहुंच नहीं सके। इत्तेफाक देखिए कि अनवार अहमद सिलेक्टर थे, अभी उनका इंतकाल हुआ है 1 साल पहले। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या कहते हैं नाम पूछा, कहने लगे आप कस्टम ऑफिस आ जाएं, आप तो वाकई बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया, सर मुझे क्रिकेट से मोहब्बत है, ये तो मैं कलर हासिल करने के लिए, इंटर कॉलेज के लिए खेलने के लिए, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं खेल रहा था। कहना अच्छा तुम क्रिकेट से हो? मैंने क्रिकेट से हो, मैं हॉकी में नहीं, बस शौक था, वो कर लिया। फिर मुझे बाद में पता लगा कस्टम होता क्या है, कस्टम ये होता है। अब यार बोले यार तुम तो इतने बेवकूफ, कस्टम की नौकरी नहीं ली। तो उस वक्त मेरे खालू के भाई डिप्टी कलेक्टर ऑफ कस्टम्स ऑल पाकिस्तान के SK रहीम साहब है, वो मेरे अब्बा की क्लास फेलो भी थे। तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था कस्टम पे, लेकिन मैंने क्रिकेट खातिर कस्टम। क्या बात है। अच्छा हमारे साथ एक आपने बड़ा प्यारा एक बच्चा भी लेकर आए हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन करते हैं, और एक और गेस्ट भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्रिकेट में कहते हैं बड़ा अच्छा खेलते हैं, और बड़े बड़े क्रिकेटर ने उनकी तारीफ़ की है, जावेद मियाँदाद साहब ने की है, और बहुत सारे क्रिकेटर हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, उनका खेलने का तरीका बड़ा डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही कमसिन है। तो कमसिन क्रिकेटर हमारे साथ मास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मास? जी आप कैसी हैं? कहीं आप इंजमामुल हक के बेटे तो नहीं हो? गोलू मोलू है? नहीं हो ना? क्या है बाबा का नाम, क्या है? रेहान। रेहान है भाई, कंफर्म हो गया। मैं जरा पूछ रही थी ना, लोग बोले कि सचमुच क्या झूठ बोले। कैसे हो आप, ठीक हो? ठीक। तो ये क्रिकेट में कैसे आना हुआ चंदा? बस मैं जैसी हम हुई थे ऊंचा बोलो। 2011 में, तो मैं 2 साल का हूँगा, मेरे को सबसे पहले बाबा ने बैट ला के दिया था। अच्छा 2 साल के थे जब बैट ला के दिया था, तो फिर आपने खेलना शुरू कर दिया? फिर हमने खेलना शुरू करा, फिर हमने चीज़ें तोड़ना शुरू करी। चीजें तोड़ना। सो क्यूट। अच्छा कितनी चीजें, टेबल वेबल सब उसी बैट से? ओके। किसी भाई की पिटाई तो नहीं की उससे? नहीं, किसी भाई की मम्मा ने एक दफा पिटाई करी थी मेरी, उसी बैट से? ओके दैट्स गुड, बहुत सच बोलता है बच्चा। अच्छा चीजें तोड़ी, फिर क्या हुआ? मैं अभी हार्डबॉल था, 3 से 4 साल हुआ मेरे को हार्डबॉल खेलने में। सर असलम मेरे अच्छे कोच रह चुके हैं, और सर फरीद भी मेरे को अच्छी कोचिंग दिए थे। अच्छा अच्छे कोच मिल गए फिर आपको, क्या बात। कौन कौन से क्रिकेटर ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया? जावेद मियाँदाद साहब ने किया? जी। क्या बात है भाई, आप तो बहुत खुश हुए होंगे यहाँ कि आपको भाई तारीफ कर दी उन्होंने। वही सब कुछ कहेंगे? जी मैं मास के बारे में ये कहूँगा कि असल में मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ, मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ एक टैलेंट देखता हूँ। वो टैलेंट होता है अंडर 10, अंडर 16। अच्छा। हाँ जी, जोन 6 की एक क्रिकेट टीम थी नेशनल स्पोर्ट, जिसके बहुत सारे उसमें टेस्ट प्लेयर निकले हैं पाकिस्तान से, और ईदगाह ग्राउंड में होते हैं। तो मैं उनको फॉलो करता था, और कुदरत ने मुझे उस टीम
मेरे हवाले की। अच्छा, मैंने अंडर 16 के लड़के वहां से निकाले, वो लड़के जो कि फर्स्ट क्लास नहीं खेलते थे और लगता था ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, 16 साल के बच्चे, इसको भी मैंने खेलते हुए देखा। अच्छा, हाँ, कहाँ खेलते हुए देखा? गली में? जी, नहीं, मैं ईदगाह ग्राउंड नाजाबाद आप खेल रहे थे? जी, ओके। मैंने इसको देखा तो मैंने कहा अच्छा आप अपने अब्बा से मिलाएं। अच्छा। तो इत्तेफाक से देखा इनके अब्बा मेरे दोस्त निकले। मैंने कहा अरे आप रेहान भाई के तो बेटे के लिए आए। खैर फिर मैंने इसको मतलब देखा, फिर मैंने इसको नेट पे लाया। इससे पहले भी खेलते थे, इनके अब्बा ने इनके साथ बहुत किया और फिर मैंने इनका बहुत साथ दिया, इनको कोचिंग कराई जो भी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जात से किसी को फायदा हो जाए। और ये वो बच्चा है कराची में इस उम्र का, इस लेवल का बच्चा नहीं है और इंशाल्लाह इसने तो कराची तो खेलना ही खेलना है। इसका ख्वाब है पाकिस्तान खेलना। ये जिस तरीके से बैटिंग करता है मेरे यहाँ से, ये इंशाल्लाह अगर इसने अपनी बैटिंग इसी तरीके से जारी रखी तो कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तान खेले। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान खेलेगा। इसमें इतना टैलेंट है कि आज देखने वाला एक दफा देखता है ना तो उसको मतलब करता है। अच्छा। ये जैसे मैं आपके इधर चैनल पे हूँ, मुझे एक बहुत बड़े चैनल ने इस बच्चे को मेरे साथ बुलाने के लिए बोला है कि इसको इधर लेके आओ। आपको आपके फेवरेट कौन है? आपके स्टार कौन है? लाइक क्रिकेट में कौन? मेरा आइडियल बाबर आजम है। बाबर आजम आपके फेवरेट है? ओके, बाबर आजम साहब, एक और बाबर आजम यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह मास हम दुनिया में आपका नाम दुनिया में रोशन हो और आप अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। हमारी बेस्ट विशेस फॉर यू। हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं, गुफ्तगू हम उनके साथ भी करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं कंग फू बड़ा मैं मार्शल आर्ट से दूर हूँ इस वक्त। मार्शल आर्ट में किंग फू के बानी थाइन का किंग फू थाइन बड़ी मुश्किल वर्ड हो रहे। तो वसीमुद्दीन साहब मौजूद है, वो बताएंगे ये किंग फू क्या है, ये मार्शल आर्ट का थोड़ा सा ये इसके बारे में ब्रीफ करें। अस्सलाम वालेकुम वसीमुद्दीन साहब, कैसे हैं? सर माजरत, ये किंग फू और ये काफी मुश्किल लग रहे थे। समझाता, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिजनेस चैनल वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और ये कि मुझे आने का और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी नाज़रीन हैं उनका शुक्रिया, वो देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट मैंने तकरीबन 75 में मैंने शुरू किया जी। सबसे पहले मैंने बांडो की ट्रेनिंग दी डॉक्टर हबीबुल्ला से, जो अच्छा। खेमुन जी के सीनियर शागिर्द थे। ओके। उसके बाद 79 में मैंने क्वालिफाइड किया, ब्लैक बेल्ट हासिल की। ओके। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ गेमों को, फ़नों को सीखा मुख्तलिफ टीचरों से। सबसे अच्छे टीचर जो थे मेरे रियाज अहमद साहब थे, जो अभी इंतकाल कर गए, उनकी डेथ हो गई। तो आजकल जो हो रहा है माहौल चल रहा है आजकल, तो मैं अगर कुछ बोलूं नहीं अच्छा ठीक तो है। वो ज़रा जो ना उनकी डेथ हो गई, ये भी जानते, बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे बहुत प्यारे उस्ताद थे और बहुत मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत लाइक करते थे। क्योंकि वो कहते थे कि वसीम देखो मैंने तो छोड़ दिया है, लेकिन जो नाम मेरा कायम करने वाला और जो रखने वाला, मुझे याद करने वाला तुम ही हो, जिसने इस गेम को अभी तक रखा है। मेरी इस वक्त तकरीबन 60-62 साल उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इस ऑन प्रैक्टिस हूँ और गेम मैंने अपना इजाद किया है, जिसको थाइन कंग फू कहते हैं। थाइन किंग फू के बानी वसीमुद्दीन साहब। जी साहब। और मुझे नाज़िमाबाद में किंग ऑफ नाज़िमाबाद के नाम से भी पुकारा जाता है। किसके नाम से? किंग ऑफ नाज़िमाबाद। किंग ऑफ नाज़िमाबाद, माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है। और बच्चों को मैंने बहुत बच्चों को ट्रेनिंग दी, 10,000 लड़के तकरीबन मेरे पास आ चुके हैं, जिसमें से 150-200 ब्लैक बेल्ट मैंने तैयार किया। सर कुछ बच्चों को यहाँ पर लेकर आइएगा ना, यहाँ पर एक बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल, अच्छा मैं डेमो भी लगेगा। दिखाऊंगा। और तकरीबन बेहतरीन तेज फाइट, यानी जेट काउंटर से मैं मुतासिर हूँ, उसी को देख के मैंने अपना स्टाइल पैदा किया। तेज पर तेज ही यानी कि फौरन तेज मारना, अगर कोई टीटी भी रख दे, गन भी रख दे तो फौरन क्विकली कर लूंगा। और कई दफा प्रैक्टिकल में मैं हकीकत में मैं कर चुका हूं। आपका कभी वॉयलेट इसका मतलब किसी ने निकालने की कोशिश नहीं हुआ। कोई करीब आ जाए तो जी जी बिल्कुल, तो करीब आ जाए तो वो बच नहीं सकता, यानी फिंगर का इस तरह। और मैंने अपने आप को स्लिम रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो देखता है, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मैं अपने आप को नहीं शो करता, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम कुछ हो तो कुछ करके दिखाओ। लेकिन आपने ये गलत करते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं? लाइक अब अगर आप इधर रहेंगे, मैं माजरत के साथ, मैं सबसे माजरत करता हूँ गवर्नमेंट से भी। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट बुरी है, बहुत अच्छी, सबको अच्छी, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का। तो बात तो वही आ गई। सपोर्ट हमें नहीं करती। अगर हमें सपोर्ट करे
तो आप लोगों से बहुत सारे लोग फायदा उठा सकते जी हैं, फायदा बच्चे उठा और सकते खास तौर हैं। बच्चे खास तौर पे मैं ये बयान करता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये कि रिस्क का सबसे छोटा दर्जा वो है पैसा, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही बिल्कुल, है, बिल्कुल। और रिस्क का सबसे ऊंचा दर्जा जो वो है सेहत, तंदुरुस्ती, जिसको कोई परवाह कोई परवाह नहीं कर रहा। और 40 साल के बाद करते हैं। जी 40 साल के बाद जब पता चलता है, कोरोना आया उसके बाद काफी लोगों को पता चला, देखो एक्सरसाइज, योगा और ताई ची कितनी जबरदस्त चीज है। मैंने ट्रेनिंग दी, मैंने इन लोगों को कोरोना से काफी हद तक माशाल्लाह महफूज किया। माशाल्लाह। तो मैंने जब सांस की मक्स बताई, योगा की मक्स बताई, ब्रीथिंग की मक्स बताई, तो वो काफी हद तक उन्होंने काफी कंट्रोल किया, बेहतरीन, वरना तो वो बेहतरीन। जा रहे थे। तो इसी तरह माशाल्लाह अभी भी मेरे पास 100-200 बच्चे ऑन ट्रेनिंग है। मेरा स्कूल अब माशाल्लाह नाजबाद में चल रहा है, एक गुलशन में खुलने किस वाला नाम से आपका स्कूल है? स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट, थाइन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट थाइन कंफू। थाइन कंगफू। जी। थाइन कंगफू ये चाइनीज नेम है ना? थाइन? ये थाइन कंफू मैंने इजाद किया, कंफू मैंने सीखा हुआ, अच्छा, वुशु वगैरह, लेकिन थाइन कंफू मैंने इजाद किया। ताई ची मिला के इसमें तकरीबन 18 स्टाइल मिला के मैंने थाइन कंफू अपना इजाद किया, और माशाल्लाह। कोशिश मेरी है कि पाकिस्तान में फैलाने के बाद मैं वर्ल्ड में इसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ये और लोग मुझसे बाकायदा इलाज चाहेंगे कि आपसे अच्छा, इसको लगा मेल एंड फीमेल्स कितने सीखने का आपको तकरीबन समय मिलता है? फीमेल भी मेरे पास काफी है, मेल ज्यादा है मेरे पास, 100-25-30 लड़कियां हैं, ठीक तो है। माशाल्लाह अपना डिफेंस कर सकती है। बेहतरीन। पेरेंट्स जब यहाँ पर आपके पास लेकर आते हैं तो अच्छा एज काउंट कौन सी करती है एज कि कौन एज सी कोई age नहीं, में? 4 साल से लेकर 60, 70, 80 साल तक। अच्छा, हाँ, हर एज के ऐसे अंदर? भी एजेड आते हैं जो बेचारे स्ट्रेचर पे उस पे आते हैं, व्हील चेयर पे, लेकिन कहते तो जाते हैं। चलते हुए। अच्छा, हाँ, क्योंकि फिजियोथेरापिस्ट भी मैं करवाता हूँ, मेरे पास फिजियोथेरापी डॉक्टर भी है, माशाल्लाह। और हर किस्म के लोग हैं, डॉक्टर भी है जो उसकी बाकायदा अंदरूनी तौर पे जितनी भी उसकी वीकनेस होती है वो उसको दूर करते हैं। वाओ, डाइट भी हम बताते हैं, एक्सरसाइज से बहुत फायदे, यानी एक्सरसाइज से हर चीज़ का फायदा है। आपको डाइट की भी जरूरत है, आप कुछ चीज़ें आप एक्सरसाइज करें, जैसे आप माशाल्लाह स्लिम है, आप योगा मास्टर लग रही है माशाल्लाह से। नाजरीन मैं हूँ सभी और मैं योगा मास्टर लग रही हूँ। कुछ सीखना हो तो मुझे बता, सुबह उठ के यूं करने का और काफी देर बैठने का और कोई काम नहीं करने ये का। आपने अपने आप को मेंटेन किया हो माशाल्लाह, है ना? जिस तरह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये फिगर जो ना हर लड़की का इसकी ख्वाहिश है। वजह है ना सर, आप छोड़े ना, मेरे दुख के आपने निकाल दिए। अच्छा। रोज झाड़ू लगाती हूँ आप पूरे dieting घर ज्यादा का। करती हो, मेहनत ज्यादा करती होगी। नहीं, कोई किस बात की मेहनत, रोज सुबह मुझे पूरे घर का झाड़ू आपका लगाना सलीम का पड़ता राज है। क्या है? बता रही हूँ ना, आप अच्छा। सुन ही नहीं रहे ना, आप सुने ना, अभी आपने मुझे छेड़ दिया, मेरी दुखती रग पकड़ ली। मैं रोज पूरे घर का झाड़ू लगाती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ, फ्रिज धोती हूँ, अच्छी बात है। बर्तन धोती हूँ, अच्छी किचन बात है। हफ्ते में एक दिन पूरे किचन की सफाई करती हूँ, बोतल साफ करती हूँ। मैं घर में अकेली होती हूँ ना, सारे काम करती हूँ। फिर मैंने 2 हफ्तों के बाद सारे कपड़े धोती हूँ, इतना सारा काम करती हूँ। फिर अब मुझे बताएं, मुझे कौन बोलेगा तो कि सही मैं है। किसी की फिट माशाल्लाह, कैसे नहीं बिल्कुल, हूँ। माशाल्लाह। और मैं और- बिल्कुल, मैं बहुत बल्कि वेजिटेरियन। ये बात पहुंचानी चाहिए कि हर खातून को चाहिए, हर लड़की को चाहिए कि वो आपके इस बैठ के अमल को पोछा अमल मारती हूँ नाजरीन, मैं बैठ के बहुत अच्छी पोछा बात है सर। मैडम ऐसे ही आपको बच बताओ, ये जाते हैं। बहुत अच्छी चीज, ये एक्सरसाइज है जो आजकल की औरतें, पहले जमाने की औरतें, आजकल की औरतें नहीं करती। ये मेरा, देखिए ये मेरी जॉब है, लेकिन वो मेरा घर है। आई लव माई होम, और मैं अपने घर को खूबसूरत और साफ सुथरा देखना चाहती हूँ, और ख़ुद काम करती हूँ, उसका मज़ा ही कुछ और है। रियली ये एक रियल है, मैं सच कह रही हूँ, रियली बहुत मज़ा आता है। अपने घर की डस्टिंग खुद करती हूँ, सफाई खुद करती हूँ, और पौधों को ख़ास तौर पे हम लोग अपने घर को, और जो मेरे सहन को जो धोने लगे ना, उसको 2 दिन तक उसकी कमर का दर्द नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सच बताऊं, 100%। मेरा सहन इतना बड़ा है, उसके अंदर मतलब प्लांट्स भी लगे। उसको जब मैं बड़े मज़े से जब पानी छोड़ देती हूँ ना, उसके ऊपर बहुत सारा पानी फैल जाता है, फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, यानी कि वो फिर पूरी वाइपर मारना उसको बहुत टाइम लेता है। लेकिन वो जो एक्टिविटी मैं करती हूँ ना, वो आई फील वेरी मतलब बेटर, बहुत अच्छा। ये बहुत ज़रूरी है, वो जो हमारा पसीना निकलना और जिस्म का मूव करना ना, वो बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। आपकी तरह एक और है हमारे पास, फरह मलिक। वो आपकी हमारे- बात सुनूंगी, ब्रेक इजाजत मुझे दे दीजिए। ओके। फरा मलिक याद रखिएगा, फरा अच्छा, मलिक। वैसे भी लड़कियों का नाम कोई भूलता नहीं। यानी कि छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और यहाँ पर बड़ा प्यारा नन्ना मुन्ना गोलू मोलू बच्चा मौजूद है, और मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इसको जाने नहीं दूंगी। आए हाय, जाएगा नहीं तो खेलेगा कैसे, खेलेगा नहीं तो पाकिस्तान का नाम रोशन कैसे करेगा। तो यहाँ पर मौजूद है, एक बार फिर वेलकम करती हूँ मास से, अस्सलाम वालेकुम। और क्रिकेट के क्या है, आप क्या बोलूँ, चैंपियन बोलूँ, स्पोर्ट्समैन बोलूँ, या क्या बोलूँ, न्यू कमर्स बोलूँ, कम सिन क्रिकेटर मास मौजूद है। कैसा है, ठीक है, छोटे हैं ना अभी आप, कितने साल के हो शहजादे?
मैं 10 इयर्स का हूँ। 10 इयर्स की। तो ये बताएं कि इसको क्यों आपने सिर्फ क्रिकेट को ही क्यों कहा कि मैं क्रिकेट ही खेलूंगा, और भी बहुत सारे गेम्स थे, वजह क्या थी? क्या अट्रैक्शन ऑफ प्लेयर्स तो नहीं थे कि हर PSL हो रहा है तो इसलिए अच्छा लगता है, क्या ये वजह थी? जी ये वजह भी थी, और मेरे को बचपन से शौक है। और खाते पीते क्या हो ये बताओ? सबका खाना खा जाते हो? नहीं नहीं, अपना अपना खाते हो? चलो ठीक है। एक बात चीज़ सर मैं आपसे, सॉरी वसीमुद्दीन साहब, एक बच्चे ने, मैंने जो वर्ड किया है, कभी कभी मैं मजाक में भी बहुत सारी बातें ऐसी कर जाती हूँ जो हमारे लिए बहुत पॉइंट करती है। जैसे मैंने कहा PSL आता है ना, आपने देखा डब्बा बजता है PSL का, एक साल में 2 बार क्रिकेट का ऐसा एक जुनून चढ़ता है सबको, सारे गेम्स एक तरफ और क्रिकेट एक तरफ, जबकि हमारा ये इंटरनेशनल हमारा कौमी गेम नहीं है, ये भी मैं बता दूं, हॉकी है हमारा। बच्चे को मैंने पूछा, उसने कहा क्रिकेट था, पर उसने जो देखा वही क्लिक किया। इसके अलावा और बहुत सारे गेम्स हैं, स्विमिंग भी है, टेबल टेनिस भी है, स्क्वॉश भी है, देयर आर लॉट्स ऑफ गेम, बट नोबडी इंटरेस्टेड बिकॉज वो अब बच्चे ज़्यादातर या तो इसमें, और अगर ज़्यादा जाए तो मैं उसमें देखती हूँ कराटे में ज़्यादा जा रहे हो। जी बिल्कुल, यही 2 चीज़ें। बिल्कुल। रीज़न ऑफ क्या हो सकता है इसका, आप क्या समझते हैं? इसके लिए ये कि बच्चों को, और जो ना आप लोग बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं टीवी चैनल वाले, ठीक है, और आप लोग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वीनस चैनल माशाल्लाह पहले नंबर पे, वो दिन दूर नहीं कि पहले नंबर पे माशाल्लाह इसका इंशाल्लाह ताला, यानी जो पहले नंबर पे चैनल है उनके बराबर आ जाएगा इंशाल्लाह, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं चाहता हूँ अपनी बात आगे पहुँचाओ। आपने जो कहा है कि स्पोर्ट्स के ताल्लुक किसी भी स्पोर्ट्स में बच्चे आ जाए, कि आजकल बच्चे मोबाइल में लगे हुए, उनकी गर्दन झुक जाती है, सर्वाइकल मसला है, तो वो चीज़ें जो ना वो मैं देखा। और आजकल के मेरे पास भी बच्चे बहुत आते हैं, एडमिशन रोजाना 5-6 एडमिशन हो ही रहे, क्योंकि छुट्टी है माशाल्लाह से। पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं, पेरेंट्स की ये शिकायत है कि बच्चा हमेशा वो बैठा होता मोबाइल में, उसके खेल कूद है नहीं, ग्राउंड है नहीं हमारे पास। जब ग्राउंड आबाद हो गए तो अस्पताल खाली हो गए। अब ये अस्पताल भर रहे, ग्राउंड खाली हो रहे, तो उसका हमारे से 2 ही की दुश्मनी है, एक डॉक्टरों से, अस्पतालों से, एक मैयत वालों से। हम एक्सरसाइज करके जवान कर देते, वो मरता ही नहीं। कब्रिस्तान, ये मजाक है, कब्रिस्तान वाले वो कहते हैं तजवीज़ तकसीम वाले, यानी कि जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मैयत वाले, वो लोग हमारे पड़ोसी है माशाल्लाह से। गोरगन? डॉक्टर गोरगन जी, अल्लाह जी वो हमारे नहीं, गोरगन जी मतलब वो मैयत वाले, मैयत दफ्तर अच्छा, वाले। ठीक है। तो मैंने इसे मजाक से किसी को कहा, मैंने कहा 2 ही दुश्मन है। कहा कौन? मैं कहा एक तो अस्पताल वाले, वो कहते आप सेहतमंद बनाते हैं, मरीज तो आते ही नहीं, हमारा अस्पताल कैसे चलेगा। सेकंड नंबर पे मैयत वाले, क्या कोई मरेगा नहीं तो हम हमारा कारोबार कैसे चलेगा? तो ये मजाक है, नहीं नहीं, हकीकत है, देखा जाए ये साइकिल अल्लाह पाक की। बिल्कुल, यानी कि मेरे पास जितने भी आए, यकीन जानो कि वो जवान हो गए, माशाल्लाह, उनकी उम्र ही नहीं बढ़ रही, वो ऐसे हो गए छोटे और छोटे होते चले जा रहे, यानी कि वेट गेन होता है, वेट बढ़ता नहीं है। सेकंड नंबर पे ये कि वो यंग रहता है, चेहरे से भी, इस पे भी, और फुर्ती। यानी हमारे गेम में ब्रूस ली के बाद समझ ले मेरे ही गेम है पाकिस्तान में जो फुर्ती पे मबनी है, कि तेज, यानी स्टिक मास्टर पाकिस्तान नंबर 1 हूँ, एशिया सेकंड मैंने उठाया था लंचक्कू में, स्पीड चलाने में। स्टेमिना का हमारा रिकॉर्ड है माशाल्लाह से, क्लब का। मेरे लड़के माशाल्लाह से 80 चक्कर लगाए थे ईदगाह के। ईदगाह का 2.5 किलोमीटर का एक राउंड है जी, मतलब 2.5 किलोमीटर का 1 किलो वो है। इससे लंग्स मजबूत होते हैं ना, लंग्स बिल्कुल। अब तो हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग क्यों, हमारे लंग्स वीक हो गए। हम एक बात और खास बता दो आपके लिए भी, सबके लिए, पूरे जितने टिप्स बताएं, कुछ अच्छे टिप्स ये कि कभी इंसान बूढ़ा नहीं होता। अगर उसको लगे कि यार, एक बंदा था मेरे साथ सीढ़ी, मैं 4थी मंजिल पे फ्लैट है, मेरे साथ सीढ़ी चढ़ रहा था बंदा, उसकी उम्र, मेरा दोस्त है 44 साल उम्र है, मेरी 60 साल, मैं 4थी मंजिल चढ़ गया, मैं हाफा नहीं, वो 3री मंजिल पे हाफ गया। तो मैंने कहा क्या वो खैरियत, तो बीमार हो? कहला नहीं यार बुढ़ापा है। मैंने कहा क्या बात करो, मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं समझा, तुम कैसे बूढ़े कह रहे हो? तो बुढ़ापा कोई चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ जितने भी बूढ़े अगर देख रहे हैं वो समझते हैं मैं बुढ़ापा कोई चीज़ नहीं है, वो अपना इलाज कराए, चेक कराए, वो जरूर कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला है, तो वो अपना चेक कराए और अपने आप को एक्सरसाइज में लाए, क्लब में लाए, जिम में लाए, या किसी स्पोर्ट्स में लाए, ताकि वो इस बीमारी से दूर हो जाए। बिल्कुल 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 सही, जरूरी है सेहतमंद माशा। और मैंने एक जड़ पकड़ी है, आपके इसी चैनल के हवाले से मैं लोगों को आगाह कर दूं, जो मैंने जड़ पकड़ी है वो पकड़ी कि बुराई का जो जड़ है ना, इब्तिदा हो जाती बुराई, वो कमजोरी से होती है। खुदकुशी कौन करता है? जो दिल बर्दाश्त होता है, उसके बाद चांस नहीं होता, वो बर्दाश्त खत्म हो चुकी होती है उसकी, तो वो खुदकुशी पे। देखा, ऑप्शन उसके पास बहुत होते हैं, लेकिन वो खुदकुशी पे खुद नहीं, जो अपने खुद अपने साथ लड़ नहीं सकता ना, वो वही कह रहा हूँ। गुस्सा किसको आता है? गुस्सा किसको आता है? जो कमजोर होता है, कमजोर होता वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। हजरत अली का एक किस्सा है कि वो तलवार करके उस पे काफिर पे चढ़ गए थे, उसने उनके पे थूक दिया,
तो उन्होंने तलवार हटा दी। उसने पूछा कि तू तो मेरे ऊपर चढ़ गया था, मार भी था, लेकिन हटा क्यों दिया? कह रहे तूने थूक दिया था, मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं गुस्से में मारता, तो मैं अपनी जात के लिए मारता, अल्लाह के लिए नहीं मारता। अल्लाह, तो ये बहुत बड़ी बात है, सुभान बताओ। अल्लाह। तो क्या कहने का मतलब ये कि हम गुस्से पे काबू कर ले। गुस्सा हराम अल्लाह ताला ने कहा है कि गुस्सा नहीं करना, जो अल्लाह ने बताया उस पर। और यकीन जानो मार्शल आर्टिस्ट को गुस्सा आता ही नहीं, माशा थप्पड़ भी मार दो हम हंस रहे होते। एक फाइट हुई थी मेरा, वो बंदा मार रहा था, उसी के लग रही थी, उसको खून हो गया, मैं खड़ा रहा। ये किस्से है। ये नहीं बड़ी मोटिवेशनल गुफ्तगू है। अच्छा, दूसरी बात है कि हम लोग अपनी कायनात की, जिस तरह आपने कहा ना कि मौला अली का भी आपने जिक्र किया, और देखा जाए तो हमारी लाइफ स्टाइल इसलिए भी डिस्ट्रॉय हो रही है डे बाय डे। हम अगर देखा जाए तो हम लोग तो सब नौकरियां करते हैं, काम करते हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने बड़ा मकाम बनाया है, और हम लोग रोज़ी तो अल्लाह पाक परिंदों को भी दे रहा है, क्या वो नौकरी करते हैं? वो बिल्कुल वही जो अल्लाह का निज़ाम है उसको बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए वो एक्सरसाइज भी नहीं करते अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड जैसे ही शाम होती है अपने घरों को चले जाते हैं, और हम शाम के बाद अपनी ज़िंदगी को सही मायनों में समझते हैं कि हमने शुरू की है, और रात गए तक जब हमारे तमाम एक सिस्टम निज़ाम होता है सोने का, और हमारे ऑर्गन जो अंदर है उनका एक टाइम होता है, उसकी भी वर्किंग होती है, लिवर की, लंग्स की, उस वक्त हम उनके ऊपर खाना डाल रहे होते हैं, उसको नींद से जगा रहे होते हैं, तो ये सारी डिस्टर्बेंस हमारी अपनी पैदा करता है। तो ये फिटनेस का भी बेहतरीन रूल है, फजर में ज़्यादा आप उठें, अर्ली इन द मॉर्निंग नमाज अदा करें, और मगरिब को देखें। रोज़े का भी सिस्टम ने पूरे महीने में हमारे रूल्स कैसे चेंज होते हैं, तो ज़्यादा हमने अपने हाथों से अपनी बर्बादी की है। अपने आप को फिट रखें, सेहतमंद रखें। और चलते हैं फरीद साहब के पास। फरीद साहब, माशाल्लाह बड़ी प्यारी जो है ना गुफ्तगू चल रही थी वसीम साहब से। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या समझते हैं, हमारे लिए आगे क्या फ्यूचर उनके लिए देखते हैं? कि कुछ आपने तो चले ये ढूंढ लिया हीरा नगीना, कुछ बच्चे ऐसे बहुत सारे होंगे जो मिसिंग है, समझ लें। ये अकलौता बच्चा नहीं है। मैंने इससे पहले बहुत से, तकरीबन मैंने अपने क्लब के लिए 20 लड़के जो है जी, वो मतलब अंडर 16 साल के, जो मैंने पहले बताया कि वो मैंने निकाले हुए। नेशनल स्पोर्ट है, जोन 6 अच्छा का वो क्लब है। और एक बात मैं अभी मेरे जहन पे आई कि मैं आपके चैनल के तवक्कुल से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी ग्राउंड है, वो ग्राउंड इस वक्त टेस्ट प्लेयर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों के हाथों में है। मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लोग ये लोग टीवी में, चैनलों में बैठ के ये बोलते हैं कि हम क्रिकेटरों की मतलब खिदमत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। खिदमत नहीं कर रहे हैं, ये पैसों की खिदमत कर रहे हैं, पैसों की। कोई नहीं, मैं जिस ग्राउंड का इंचार्ज था, ईदगाह ग्राउंड, उसके हवाले, जिसका क्लब फ़हीम, ये वसीम का जो क्लब है, उसी ईदगाह ग्राउंड पे है, मैं उसका इंचार्ज था। मोइनुल लतीफ़ थे, पाकिस्तान के खिलाड़ी। वो किसी तरीके से वो ग्राउंड, हमारे एक मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उन्होंने मुझे ये दिया था कि आप इसको संभालें। मुझे बहुत मानते हैं वो। सही। उनके जाने के बाद मुझे इस तरीके से काट के वो ग्राउंड मतलब ठेके में दिया, करोड़ों में दे दिया। अच्छा। अब वो बंदा जो चला रहा है, रोज की 50,000 उसकी आमदनी है। वो गरीबों का एक ग्राउंड था, 300 रुपए फीस थी। अब वहाँ पर मतलब जो है प्राइवेट कर दिया उसको। जी, प्राइवेट कर दिया है। उनमें ये नहीं कि उसको, उसमें जो है ना इर्द गिर्द जिसमें कुछ सियासतदान भी हैं, सबका हिस्सा उसमें जाता है। अच्छा। और दूसरी बात है, ये वो ग्राउंड है नाज़ाबाद ईद ग्राउंड जो पूरी दुनिया में मशहूर है। उसकी वजह यह है कि T20 जो इब्तिदा हुआ है वो ईद ग्राउंड से हुआ है। और जो आजकल आपने देखा होगा टेप बॉल का सुना होगा, टेप बॉल इसी नाज़ाबाद से पूरी दुनिया में चला गया है। और मैं ये हल्फिया कहता हूँ, उसका बानी फ़हीम उद्दीन है जो इंग्लैंड में है, इनके एल्डर ब्रदर हैं। अच्छा। इनके बड़े, वो मेरे साथ हम लोग खेलते थे, ओपन करते थे। वो मेरे पास है, मैंने कहना यार टेप बॉल करते ही करना है। मुझे क्या पता ये पूरी दुनिया में खेला जाएगा और इतनी फेमस हो जाएगी। वो बंदा यानी इतना फेमस हो गया कि आज टेप बॉल जो ओसाका कंपनी थी, ये टेप बॉल जो इलेक्ट्रिक वायरों में लगती थी, इलेक्ट्रिक वायरों से ज्यादा क्रिकेटरों के हाथ में आ गई, जिनकी सेल में इतना इजाफा हो गया कि उसके रेट बढ़ गया। क्या सिर्फ एक क्रिकेट वो बॉल टेप में चढ़ती है। जो लोग इलेक्ट्रिशियन ले जाते थे यानी तारों के ऊपर चढ़ती थी, अब वो गेंद पे चलती है। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि
इतना टैलेंट्स कराची में। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो थी उन्होंने, अब वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, पीसीबी ने भी ये चीज़ नहीं की। पहले जैसे टेस्ट प्ले मैचेस होते थे तो प्रैक्टिस होती थी, तो उसमें हमारे कराची के 7 जोन है और हर जोन में से एक बच्चा सेलेक्ट किया। 7 में से 7 लड़के ले जाते थे, वो बॉलिंग कराते थे, फील्डिंग बैटिंग नहीं कर सकते, जिसने एक हौसला अफजाई के लिए टेस्ट प्लेयरों के साथ, तो जिसमें मैं भी शामिल था। मैं भी इसमें गया इमरान खान साहब के साथ। मैंने उनकी डांट भी खाई है, मैंने उनको गेंद कराई तो फुल टॉस उनके इधर आई तो उन्होंने मुझे डांटा। इसके अलावा मैं जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल चुका हूँ, और ईदगाह ग्राउंड है उसमें एक बेड बना है, सिर्फ नाजाबाद की बात कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट प्लेयर कराची में है और नाजाबाद में है। वो बेड कम पड़ गया, मैंने कहा तो छोटा हो गया, संगे मर पड़। अब हम एक बड़ा बेड बना रहे हैं जिसमें नाजाबाद के जितने टेस्ट प्लेयर हैं उनके नाम आ जाएं, ये चीज़ है। और आप इससे अंदाजा लगा लें कि अब शहर कराची के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। मरदमशुमारी में आप देख लें कि हर साल जैसे अब पिछले साल 160 थी, अब 160 से 10,000 ज़्यादा डाल देंगे, तो ये चीज़ें हमारे साथ हो रही है। अब कराची में इतना टैलेंट है कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, जो कि मैं इस चैनल के से कहता हूँ कि पीसीबी में ऐसे लोग हैं जो कि कराची की क्रिकेट ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसमें मैंने आवाज़ भी उठाई, और ख़ास तौर पर रमीज़ ज़ादा के हवाले से जब मेरी बात पहुंची तो पता लगा 1-2 इधर के सिलेक्ट हो गए, तो ये चीज़ है। अब लेट्स सी, ये तो एक हम इसको हम टू भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला कि हमारे आगे स्पोर्ट्स का क्या हाल है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, फेडरल हुकूमत क्या कर रही है, और स्पोर्ट्स का एक ख़ास, जिस तरह एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का भी एक ख़ास कोटा होना चाहिए जिससे हमारे मुल्क में सिर्फ क्रिकेट को नहीं बल्कि और गेम्स को भी पजीराई मिले। सबसे एक छोटा छोटा मैसेज लेते हैं। वसीमुद्दीन साहब, अपने नाज़रीन को, आने वाली बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि कराची, पाकिस्तान और वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक मेरी टिप्स ले ले कि पहले तो ये कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करे, यानी कि उठने का, सोने का वक्त जो है ना मुतय्यन कर ले। यानी कि अगर 24 घंटे में, मैं गारंटी देता हूँ, मेरे पास आए, मेरे जिम में आए, मेरा नंबर भी मैं सेंड कर दूंगा, मेरे पास आए 1 घंटा 24 घंटे में दे दे, उनको 23 घंटे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। क्या बात है, शॉर्टली मैसेज दिया है और बड़ा प्यारा, जबरदस्त। यानी कि सिर्फ 1 घंटा है और 24 घंटे में आप देखिएगा, जबरदस्त। 23 घंटे उनको मिलेगा, 23 घंटे में वो सोए भी, खाना भी खाए, कुछ भी करे, लेकिन 1 घंटे मुझे दे दे, और 1 घंटे में मैं ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पैदल चलने की, ना कुछ करने की, लेकिन वो फिटनेस माशाल्लाह उनकी बेहतरीन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। जी फरीद साहब, मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगा कि क्रिकेट आप खेलें, तो अक्सर बच्चे जो है ना साइडों में तकरीबन 18 अंडर 19 जो होते हैं वो सिगरेट भी पीना शुरू कर देते हैं, तो इससे मतलब एक स्टेमिना मतलब उसमें गिर जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा है कि मोबाइल से ज़रा हट के, और तीसरी बात यह है कि मैं जितने भी अभी मैंने ये बात की कि जितने भी टेस्ट प्लेयर जो हैं, जो आजकल बड़े बड़े ग्राउंड लेके बैठे हुए हैं, कारोबार बना लिया है, उनको चाहिए कि इन बच्चों की हौसला अफजाई करें और इनको टैलेंट बढ़ाएं, कोई पैसे के बगैर। बहुत प्यारी बात, बहुत, क्योंकि ये लोग जी पैसे ले रहे हैं आजकल, और मैं चाहता हूँ ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, माज़ आप कुछ कहना चाहेंगे? सुना कोई मैसेज आने वाले बच्चों को, खेले वो? अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया माँ साहब का, वसीम साहब आपका है, फरीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और बकरा ईद, यस, बड़ी ईद आ चुकी है, करीब है, और 2-3 दिन बाद ईद है। और बात करूंगी क्योंकि जानवर जो हम लोग लेने जाते हैं तो बहुत सारे मसले मसाइल में लोगों के साथ अक्सर गुफ्तगू में चल रहा है। कोई कह रहा है महंगे बहुत हैं, कोई कह रहा है कि भाई बच्चों के साथ जाते हैं, बच्चे आते हैं तो रोने लग जाते हैं कि हमें अभी बाबा ने दिलाया नहीं है, क्योंकि उनकी जेब जो है वो इतनी उनको इजाज़त नहीं दे रही, फिर वो वापस आ जाते हैं। तो मैंने देखा एक जो भी जाते हैं वो 3-3 बार चक्कर उनको लगाने पड़ते हैं, उनको सही तरह जानवर नहीं मिल रहा, बहुत महंगा मिल रहा है,
विज़िट कर रहे हैं। और साथ में एक और चीज़ मुझे सुनने को मिली, अक्सर लोग पैसा इतना अमाउंट से लेके नहीं जाते डर के मारे कि कहीं कोई चोरी ना कर ले, फिर कुछ डाकू वगैरह ना छीन ले। अब एक और चीज़ मैंने सुनी कि किसी ने बाकायदा आके जानवर जो है उनसे छीन के या जो भी उसे डकैती काउंट की जाती वो लेके चले गए। हमारे मुल्क में जब ऑफ कोर्स एक बड़ा कोई भी तकरीब आती है, मुहर्रम है, कुछ तो बड़ी सिक्योरिटी हर चीज़ उसको कंडक्ट करना हमारी हुकूमत वक्त का काम है। अब मैं हैरान हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आवाम फेस करी, वो डर के मारे जानवर नहीं लेके, अब अल्लाह की राह में जो कुर्बानी देनी है उसके लिए उनके दिल में इतना खौफ है कि भाई हम जाएंगे और हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हमसे पैसे कोई ना छीने। बड़े 1-1 रुपया जमा करके खुशी से कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी है, वो कोई छीन के लेके चला जाए तो उसका दिल नहीं खफा होगा। फिर वो जो लोग बेचारे स्पेशल डिफरेंट शहरों से जानवर इतने सारे लेकर आते हैं, गाड़ियाँ भर भर के, पर टैक्स देते हैं, पैसे देते हैं, उधर जगह का जो वेन्यू लेते हैं उसका पैसे देते हैं, फिर उनके साथ ये ट्रेजेडी हो गई कि उनसे जानवर को छीन के लेके चला जाए। तो ये बड़ी एक मैं फ़िक्र क्या बोलते हैं, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, फ़िक्र लम्हा है कहते हैं कि भाई ये वो लम्हा है जब हमें शर्म आती है कि हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे लिए ये प्रॉब्लम। वो लोग जो बेचारे स्पेशल यहाँ पर आते हैं जानवर लेकर, उनका भी एक 2 रुपये का बिज़नेस होता है ना, ये कहूँगी कि उनका बिज़नेस है, पूरा साल वो जानवरों पे मेहनत करते हैं, फिर यहाँ पर जब कराची में आते हैं अपना बिज़नेस करने के लिए, फिर वो एक और डिज़ास्टर का शिकार हो जाए, एक और तकलीफ़ उनको हो, तो ये गलत बात है। एक अल्लाह की राह की कुर्बानी है जिसको हम बड़ी खुश उसलूबी से अगर दें, मोहब्बत से, प्यार से, तो अल्लाह कबूल भी करेगा। और एक और चीज़, ये दिखावा ना किया करें प्लीज़। ये जो लोग समझते हैं, गलियों में मैं देखती हूँ, स्ट्रीट में और डिफरेंट मैदानों में जानवरों का एक कंपटीशन है, फिर बच्चे उनको ले के दौड़ रहे होते हैं, फिर वो कहीं चले जाते हैं। मेरे आंखों के सामने हुआ है, अब हम लोग बैठे हुए हैं, वो एक जगह पर एकदम बच्चे दौड़ते हुए, पीछे बैल भाग रही है, क्योंकि वो एक बड़ी जगहों के होते हैं, वो कंजेस्टेड जगहों पे उनको खुदा के लिए बच्चों के हवाले ना करें। बहुत सारे इस तरह वाक़यात हुए हैं जो दिल दहला देते हैं। वो बिल्डिंग से उतर रहा है तो वीडियो बन रही है, ये अल्लाह की राह तो नहीं हुई ना, ये तो दिखावा हो गया। जो आप चाहते सारी दुनिया देखे, आप सारी दुनिया के लिए कुर्बानी करें, आप अल्लाह की राह को, अल्लाह को खुश करने के लिए करें। अल्लाह को ना गोश्त आएगा ना आपका कुछ, आपके अल्लाह की नीयत जाएगी। आप नीयत में मिलावट करें, अच्छा खासा इतनी मेहनत से इतना लाखों रुपए लगा के आप अपनी नीयत को डिस्ट्रॉय करें। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। यहाँ पर बहुत ही सीनियर पर्सन मौजूद है और ऑलराउंडर पर्सन है, हर तरह की और इल्मी नॉलेज तो उनको बहुत अच्छी है। वो बिल्कुल इस पर रोशनी डालेंगे कि जानवर जो ख़रीदने जा रहे हैं वो इस जो फेस करें इस वक्त महंगाई का और फिर कहीं ना कहीं चोरी होने का, वो इसके बारे में बात करेंगे। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद से चेयरमैन है मिस्टर अतीक मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीक मीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। एक बार फिर मैं खुशामदीद कहती हूँ मॉर्निंग शो में। और सर, जिस तरह मैंने कुर्बानी एक अल्लाह की बहुत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ के हुक्म से ज़बह करेंगे, लेकिन अल्लाह ने वहाँ दुम्बा भेज दिया। वो हमारे लिए एक ऐसा पैगाम है जो हमें बताता है कि सबसे कीमती चीज़ वो क्या है जो हम अल्लाह की राह में कुर्बान करें। लेकिन ये एक अजीब सा बिजनेस बन गया है, फिर डकैतियाँ, चोरियाँ, हम ये कहाँ चले गए? देखिए, जहाँ तक कुर्बानी जी की हुर्मत का सवाल है जी, तो देखिए, चूँकि ये औलाद की जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो तो अपना बेटा ही कुर्बान करने चले थे, जी जी, तो उसके बदल के तौर पे अल्लाह ने एक यानी दुम्बा वहाँ पे आ गया। तो इसका दर्जा इतना ही बड़ा है कि जैसे कोई अल्लाह की राह में अपनी औलाद को कुर्बान करे। इसीलिए उलमा कराम कहते हैं कि आप कुर्बानी का जानवर अपने दिल, जो आपके दिल को पसंद आए, आए हाय हाय, वो जो खरीदें, 2, 4, 6 दिन अपने मानूस करें। हाँ, और फिर आप, मैं देखा कि 4-6 दिन आप पालते हो और आप उससे भी अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, बच्चों को। लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। हाँ, हकीकत है। तो बस यही अल्लाह चाहता है आए हाय, कि मेरी राह में कोई वो चीज़ जो तुम्हें प्यारी हो। क्या तो बात है। इसलिए सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी रेंज में हो। आपकी वो एक अलग बात है, 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ कि लोगों की चूँकि क़ुव्वत ख़रीद में कमी वाक़ई हो रही, और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि महंगाई 40-45% से भी तजावुज़ कर गई। तो लोगों के लिए मुश्किल है कि वो ये फरीज़ा अदा करें। अरे अतीक साहब, इतना सा बकरा, छोटा बकरा था, मैंने पूछ लिया, एक्सपो सेंटर में लगा हुआ है ना वो
बड़ा सा एक उन्होंने लगाया हुआ है जानवरों का। तो पूछा तो कह रहे 80,000, 80,000। मैं हैरान हो गई, 80,000 का इतना छोटा सा बकरा। देखिए, कुछ भाव तो करना भी एक हुनर का काम है, हर वो आदमी तो है, खवातीन से ज्यादा कौन कर सकता है। तो बहरहाल वो एक अलग मैटर है। बाकी देखिए, इस वक्त मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में जो खतरनाक हद तक अनएम्प्लॉयमेंट की शरह बढ़ रही है, जो तकरीबन 7% तक 2023 में मुलाजमतों से जो लोग फारिग हैं या मुलाजमतें मिल नहीं रही, ये खतरनाक शरह तक पहुंच चुका है। तो उसके बाद लोग क्या करें, उनको अपना घर चलाना है, 2 वक्त की रोटी भी उनको चाहिए, तो लोग जुराइम की तरफ आ जाते हैं, खास तौर पे यंगस्टर, बिल्कुल जिनके अंदर एक इश्तिहाल होता है कि इतनी तालीम के बाद भी हमें मुलाजमत नहीं मिलती, सही, और वो गलत समत में चले जाते हैं। सही। बहरहाल इसमें फिर हम यही कहेंगे कि हुकूमत ज़िम्मेदार है, कैसे हालात पैदा कर दिए कि मुलाजमतों से लोग फारिग हो रहे हैं, नई मुलाजमतों के ज़राए नहीं हैं, फिर वो नहीं सोचते मज़हब क्या कहता है। हालांकि ये कुर्बानी के जानवर की चोरी, जबरी छीनना, अल्लाह ये माफ करे, बहुत बड़ा गुनाह है। और हमारे साथ कॉलर है याया, और बात करेंगे अतीक साहब आपके के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप याया? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अतीक में तो बहुत सलाम हो, ये हमें हमेशा हमारे छोटे ताजरों के साथ बड़ी अच्छी। वालेकुम सलाम याया, कैसे आप? खुश है, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है सर। बड़ी तमन्ना के हिसाब से किसी से मुलाकात हम करें, तो हम भी एक छोटे से ताजिर हैं, लेकिन ये कि आप रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि मैंने जो फील किया ना कि हमारे ताजिरों की आवाज इतनी सुनी नहीं जा रही, और जो बड़े ताजिर हैं, चैम्बर के लोग हैं, वो एक अलग अपनी दुनिया बसा के बैठे रहते हैं, उन्हें छोटे ताजिरों की फिक्र नहीं है। और आपकी आवाज तो खैर से भी आप उठाते हैं, आप पेश होते हैं, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। एनीवे सभी मैं ये कहूंगा कि देखिए बात ये कि आजकल जो अगर कुर्बानी का दिन शुरू है, जाहिर बात है लोग जानवर खरीद रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इन्होंने मंडी इतनी दूर लगा दी है, वो तो उन्होंने लुटने के लिए लोगों को छोड़ दिया। इसलिए कि वो एक तो ट्रैक उसका ऐसा है कि रास्ते में कहीं गोट गांव पड़ रहे हैं, वहाँ कच्चे के भी डाकू भी हैं और तरह तरह के डाकू हैं। भाई आप जब एक चीज प्रोग्राम कर रहे हो, जब आप एक मंडी लगा रहे हो, तो आप पहले सिक्योरिटी देते, लाखों रुपए आप सिक्योरिटी के नाम से ले रहे हो। और मजे की बात यह कि उन जो बेचारे मवेशी लेके आए, उनसे आप रेंट के नाम पे, भत्ते के नाम पे आप हजारों लाखों रुपए ले रहे हैं, और उनको भी ना ताकुज दे रहे हैं, और वो फिर हमें महंगी तो बेचेगा जानवर। जब आप उसके सर पे इतना ला देंगे, वो तो एक बेचारा गरीब आदमी पाल फूल के ला रहा है, हर आदमी तो नहीं फार्म हाउस का होता, वो तो उसने बड़ी मेहनत से पाला होता है। और फिर जब आपको इतने पैसे देगा, ना उसको पानी मिलेगा, ना उसको सिक्योरिटी मिलेगी, तो हमारे सर पे तो पैसे डालेगा। एक दूसरी बात है कि जब हम वहां से निकल गए, कितनी, ये तो अभी जाके थोड़ा बेहतर, वरना तो शुरू में यकीन करें कि कितने लोग मरे हैं, लुटे हैं। और उसमें तुर्रा ये कि हमारे पुलिस साहिबान करें कि ऐसी कुछ नहीं, अफवाहें, यही मैं खुद गवाऊं कि इतने लोग लुट चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं, और हमारी पुलिस कह रही है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कितनी एक हकीकत तो उसकी जुटलाने की बात है। दूसरी बात ये कि अब आप जब कुर्बानी के जानवर हैं, आप देखें ना, मैंने कभी जिंदगी में जिस तरह खुले आम लोगों के जानवर चोरी करके ले जा रहे हैं, ट्रक के कल एक रिपोर्ट हुई है जिसमें कई कितनी सारी गायें, कितने सारे वो पूरे का पूरा ट्रैक लेके उड़ गए। यार मतलब ये तो कोई इंतहा है ना, तो ये कोई जंगल का कानून है, ये कोई कच्चे का इलाका तो नहीं है कि कच्चे के इलाके में आप घुस नहीं सकते। तो ये पता मुझे अफसोस ना चाहिए, जब सिक्योरिटी नहीं मिल रही, आपको कोई पानी नहीं मिल रहा, आपको ताजिरों को बिजली नहीं मिल रही, तो फिर हम किस तरह प्रोडक्शन टैक्स के लिए तैयार हैं, ये टैक्स दे दे, वो टैक्स दे दे, फला टैक्स दे दे। और एक अतीक के हिसाब से तो मैं इंपॉर्टेंट रेज करना चाहता हूँ इशू, वो ये कि हमसे कहा जाता है कि आप टैक्स दे। अब आप मुझे सिर्फ इतनी बता दें अतीक साहब, इनसे कोई सवाल करें जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए, कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम ताजिर पे कर रहे हैं, जो इतने पैसे हम भर रहे हैं, उसका भी तो कोई मीजान बताए ना। उसकी जो हम मोबाइलों पे दे रहे हैं, इस पे दे रहे हैं, उस पे दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। आप एक मोबाइल का कार्ड चार्ज करा लें, कितने पैसे खर्च होते हैं, ठीक है, उसकी आप आउटपुट तो दें हमें कितनी हो रही है, अरबों रुपए की गेम है, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये सब जो है ना बड़ी मैनिपुलेशन है। और मैं तो अब क्योंकि हमारे माशाल्लाह मुर्तजा आप साहब वो बन गए मेयर, और वो कराची वाले ही हैं, लेकिन मैं तो उनसे तवक्को तो करूंगा भाई जो हमारे मसाइलें हल करें। स्पेशली देखिए, ताजिर वो तबका होता है जो पूरे मुल्क का सिस्टम चला रहा था, वो एम्प्लॉयमेंट भी देता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करता है, और अगर आप उसको ताकुस भी देंगे, उसको पावर सप्लाई भी देंगे। और मुझे बड़े अफसोस की बात मैं कहना चाहूंगा कि ताजिरों के साथ चोर डाकू वाला सलूक हो रहा है, चोर डाकू को खुला छोड़ा हुआ है।
यानी उनको कोई नहीं पूछ रहा, और आपका जोर चला दुकानों पे आ जाते हैं, जी तुम्हारा शोकेस बाहर है, तुम्हारा ये बाहर है, उस पर तोड़फोड़ करते हैं। जो पुलिस वाले भटेले हैं, जो पुलिस वाले उन्हीं से पैसे लेके होटल के बाहर कुर्सियां लगवाते हैं, उनकी वही साथ तोड़ने भी आ जाते हैं, वही साथ पैसे लेते हैं। जब आप अपने मामला को सही नहीं करेंगे तो लोग कैसे सही चलेंगे? तो हम मेरी तो दरखास्त है, क्योंकि हम लोग आपको मजदूर कराची वाले लुट रहे हैं, फुट रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं, कोई पुसाने हाल नहीं है। तो भाई मेरी तो दरखास्त है, और अतीक मीर साहब का खुसूसी तौर पर दरखास्त है, क्योंकि हमारे सिसोड़ी साहब भी कराची वाले हैं, हमारे साहब भी कराची वाले हैं। अगर यही हमारी फिक्र नहीं करेंगे, अगर यही आगे बढ़ के आए, तो हम तो बेसरो सामानी में रहेंगे, और हम इसी तरह लुटते फुटते रहेंगे और रोते गाते रहेंगे। आप ये बताएं, आपने क्या लिया अभी तक? बकरा लिया, दुम्बा लिया, या कुछ ऊंट वूंट ले लिया? ऊंट वूंट क्या लेंगे? अब तो ये मुश्किल से हमने जो जानवर हम जो लेते थे, वो हम अगर हमारी ताकत से कम होके हम सीमेंट के आ गए, हिस्से में डाल के किसी के एक जानवर लिया है, तो वो बड़ी मुश्किलों से लिया है, वो भी डरते डरते हमारे बच्चे गए मंडी, और हमने कहा भैया अल्लाह ताला खैर और आफियत से पहुंचा दे। आमीन। और आपने हिस्सा भी मिलाया तो अल्लाह पाक उसे भी कबूल करे, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है। खत्म होगी क्योंकि जो कि बाइंग पावर, अतीक मुझसे पूछे ना, खुदाई के हमारे दोस्तों की दुकानें तारिक रोड पे, हदी भी हर जगह जितना डाउनफॉल इस वक्त है ना, कि बायर नहीं है, लोगों के पास सकत ही नहीं पैसे। तो जब पैसे की सकत नहीं होगी, लोग बाइंग कैसे करेंगे? और या एक बात बताएं, माशाल्लाह ये तो चले बकरा ईद की बात होगी, अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियां जो भी जिसके नसीब में आ रहा है। क्या समझते हैं, अतीक साहब भी बैठे हुए हैं और आप बहुत अच्छी तरह इनको जानते हैं, हमारा पाकिस्तान इस वक्त, क्या अमेरिका ये चाहता है कि हम डिफॉल्टर हो जाएं? क्या हम श्रीलंका बन जाएं? क्या वो चाहता है? देखें मैं एक बात बताऊं, डिफॉल्टर बिल्कुल चाहता है, वो चाहता है इसलिए कि हाँ, लेकिन देखें चाहने वाले कि अगर आप उनके आलेकार बन के काम करेंगे ना, आपको अल्लाह ने सलाहियतें दी ना, इस मुल्क के रिसोर्सेज दिए। ये तो जो मैं आपको बता दूं कि कराची के जो पोर्ट है ना, दो पोर्ट कासिम और केपीटी, ये इतनी बड़ी जनरेशन पैसे की कर सकते हैं कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। लेकिन जो आप मैनेज नहीं करेंगे, आप खुद अपनी पॉलिसी डेवलप नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है जब आप कर्ज पे कर्ज लिए जाएंगे, तो जो कर्ज देने वाला आपसे कहेगा ना, भाई मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। तो मैं लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जो मैं कभी भी, अल्लाह का शुक्र है, मायूसी की बात ना अतीक मीर साहब करते हैं ना मैं करता हूं। देखिए पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, ये जो कह के हमें मायूस किया जा रहा है ना, ये बिल्कुल गलत पहलू है। मुश्किलात जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक और बात या बड़ी प्यारी अतीक साहब बात करते हैं बार बार। मैंने इनसे कहा कि क्या रीजन है, आपके पास सोल्यूशन क्या है, तो इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है। अब मुझे नहीं पता आप इस बात को कितना, मेरे ख्याल में बीइंग अ मुस्लिम मैं तो एडमिट करती हूँ। इन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा, जब तक ये सूदी निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम जिन मुल्कों से कर्जा लेते हैं हम सूद की बिना पे लेते हैं, और ये अल्लाह के साथ खुली जंग है। आप क्या कहते हो? इसमें क्या शक है? अगर मैं इसको नहीं मानूंगा तो मैं मुसलमान ही नहीं रहूंगा, पहली बात ये, इसमें कोई शक नहीं। ये सूदी निज़ाम, और मैं आपको बताऊं यहाँ नहीं, ये सूदी निज़ाम की खराबी यूरोप भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है। यूरोप के अंदर जो क्राइसिस आया हुआ है ना, क्योंकि वो सारी प्लास्टिक मनी है, सारा लोग क्रेडिट पे काम करते हैं। हम लोग के तो फिर भी इतनी क्रेडिट, जब क्रेडिट पे काम चल रहा होता है ना सभी, तो उसके बाद जब बैंक में आप पैसे नहीं भर रहे तो बैंक डिफॉल्ट होना शुरू होता है। ये सिस्टम कोलैप्स हो जाने वाला है, सूदी निज़ाम कोलैप्स हो जाएगा। ये तो अल्लाह, वो इसमें कोई शक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप सूद लेने के सूद, तो अल्लाह से जंग आप करेंगे तो आप कैसे जीत सकते हैं? अल्लाह की तो मार पड़ेगी ना सर। आप बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अतीक साहब, माशाल्लाह याहिया ने पूरी कौम की तर्जुमानी की है, और इनकी जो अवेयरनेस है, हालात से जो इदराक रखते हैं, मुझे खुशी हुई कि एक आम ताजिर इतनी अच्छी बात कर रहा है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, कभी कभी एक तुग़यानी आते हैं दरिया में, उसकी शिद्दत इतनी होती है कि जो डैम होता है जी वो मुतासिर हो जाता बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जो पानी रोकने का जो पुश्ता जिसको कहते हैं, वो तोड़ के गुजर जाता है। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जुर्म की जो यलगार है हमारे माशरे में, मैं कराची की बात करता हूँ, उसने कानून नाफिज करने वाले इदारों को उड़ा के रख दिया है, बेबस हो गए हैं। इतने ज़्यादा कि उनकी, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, एक आम तखमीना 3 करोड़ का आबादी का है, तो ये पुलिस के बस की बात इसलिए भी नहीं है। एक तो नफरी कम है, दूसरा प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ पे ज़्यादा हैं, क्योंकि 28-30 हज़ार क्या 3 करोड़ पे, और उसमें भी विल नहीं है लोगों की, कोई एप्रिशिएंस नहीं। अगर कोई पुलिस वाला किसी मुजरिम के सामने जान गंवा देता है तो उसको कोई उसका रिवार्ड नहीं है, घर वाले भी उसके रुल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ
इस वक्त हम लोग एक ऐसे घर में रहते हैं जिसमें कोई ग्रिल नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, बिल्कुल कोई खिड़की नहीं है। बिल्कुल सही। चोर जिस रास्ते से आना से चाहे आ वो सकता घर में दाखिल हो सकता है। अभी तक सही कहा आपने, अभी तक जो है जो क्राइम नहीं खत्म हो रहे, जगह जगह लोग कहते हैं, आए दिन कहते हैं हमारा मोबाइल चोरी हो गया, दुकान वाले कहते हैं हम लुट गए, डकैती पड़ गई घर में। कोई भी पुरसाने हाल में हैरान हूँ कि पिछले कई सालों से मैं सुन रही हूँ कि अभी तक क्राइम का रेशो कराची में बेइंतहा है, बल्कि अब और जगहों पर भी हो गया है। और ये पता चलता है, कोई कहते हैं अगवानी, कोई कहता है आउट ऑफ सिटी, कोई क्या कहता है, कोई क्या, कोई यहाँ के भी लोग हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ, बाइक पर आते हैं 2 मिनट में खड़े खड़े ये ठक 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 ठक, कोई गन के आगे कौन बोले, और कितने लोगों को तो मार के चले जाते हैं। अब बताएं देखिए, एक तो तशद्दुद बड़ा है जो लूट मार करने के लिए बहुत आते हैं। ज्यादा, बहुत ज्यादा उनके हाथों तशद्दुद भी होता है, अक्सर लोग जान से भी गए, हाथ भी धोते, असला इस्तेमाल करने में वो बिल्कुल उनको कोई खौफ नहीं है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कहीं टांग पे मार दे, चलो थोड़ा बंदा बोल, वो सीधा ऐसी जगह मारते हैं, वो खुद घबरा जाते हैं, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट होते नहीं है। इसी बात से मुझे यकीन होता है ये आम नौयत के लोग नहीं है। अच्छा, हम कहते हैं ना कि ये बलोचिस्तान में और दीगर इलाकों जी, में जी, जी। जो हमारी फोर्सेस पे जो हमले होते हैं वो आम मुजरिम नहीं है, सही। वो तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हैं। तो इसी तरीके ये कराची में जो डकैतियां हो रही हैं, ये भी मजबूत लोग हैं, इनके पीछे हाथ हैं। बिल्कुल देखिए, सही, जब बिल्कुल ये सही। हमारे यहाँ हर चीज प्रोफेशनल हो गई। विदाउट सपोर्ट के ये काम नहीं हो सकता। लोगों ने भिखारी देखे दिहाड़ी पे मिल जाते हैं, डाकू रखे हुए हैं, लुटेरे रखे हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कि सियासतदान इनकी पुष्टपनाही करते हैं, इसके हिस्सेदार हैं। बिल्कुल सही। बहुत सारे पुलिस के लोग हैं जो इस गलीज काम में इन लोगों के बिल्कुल सरपरस्त शामिल हैं। तो ये सिलसिला बहुत ज्यादा देखिए, जिस तरह अभी हमने 1 साल में देखा, जुराइम की ये इस तरह की वारदातें पिछले 20-30 साल में नहीं थी। बिल्कुल सही। इसी तरह कुर्बानी के जानवरों की छीना झपटी, चोरी, ये इतनी ज्यादा तादाद में माजी में कभी भी नहीं देखी। अच्छा, पकड़ते छोटे लोगों को हैं, वो जो बड़े बड़े जिनको सही बेनिफिट हो रहा होता है, जो एक हाथ साफ करते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, और छोटे लोग पकड़े जाते हैं। आप कभी भी, अब जैसे आपने कहा कि एक माफिया है, बेगर्स का भी, गदागरी का भी एक माफिया है। अब उसके पीछे सबसे बड़ी जिसकी सपोर्ट है उसको कोई पूछ नहीं रहा। अगर कोई एकदम कोई एम्प्लीमेंट भी आया सिंध हुकूमत का, वो जितने भी बेगर्स को, उनका क्या फर्क पड़ेगा? मेन हम करप्शन ऊपर से पकड़े, मैं तो कहती हूँ नीचे से पकड़ना ही नहीं चाहिए। कौन पकड़े? आइए अतीक साहब, वो पकड़ने वाला हाथ ही आलूदा है। वो सही कहा, बिल्कुल। दुख तो इस बात का है, आप जब जाके अदालत में फरियाद करते हैं, हाय हाय हाय, हुकूमत हो, ये याद रखें, वो अदालत दूर नहीं है, जाम सब होंगे, हाय हाय, और फैसला अल्लाह का होगा। बेशक। डरे उस वक्त से। वो जिस समय मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको एक प्रोग्राम में कहा कि देखें, अल्लाह पाक जालिमों को दुनिया में भी रुसवा करता है, और आप देख रहे हैं जिन लोगों ने बड़ी सतह पे जुर्म किए हैं उनको बड़ी सजाएं मिल रही हैं। अरबों रुपए के घर में रहते हैं, बेसुकून है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो अगर सुकून कुटिया में मिल जाए तो उस बेसुकूनी के महल से अच्छी। बेहतरीन बेहतरीन बात कही तो, आपने, बेहतरीन। लेकिन उस सुकून के लिए जो जिद्दोजहद चाहिए, जिन चीज़ों से बचना चाहिए, इंसान बच के भी तो दिखाए। इसलिए अल्लाह की रज़ा में खुश रहना चाहिए, और ये जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, लूट मार वक्ती तौर पे आपको धनवान बना देती है, लेकिन याद रखें, फिर जब ये पलटती है, अल्लाह की पकड़ जब आती है, तो फिर आप अपने कितनी मोटी दीवारों में अपना घर बना लें, आप उसकी पकड़ से बच नहीं सकते। तो इस वक्त हर बशर पर एक फर्ज है, कम से कम अपना किरदार तो अदा करे, वो इन खराबियों का हिस्सा ना बने। चलिए, आप एक गंध है चारों तरफ फैला हुआ, आप नहीं उठाते, ना उठाएं, फैलाने में हिस्सेदार ना बने। आए हाय हाय, क्या बात है अतीक साहब। इतना तो करे इंसान। ये नहीं हो रहा, यही सबब है कि खराबियां बढ़ती चली जा रही हैं। बोलने वालों की कमी है, रोकने वालों की कमी है, टोकने वालों की कमी है। और असल में एक चीज मैं और भी देखती हूँ अपने मुल्क में, जैसे आपने करप्शन की बात की, तो करप्शन में ये है कि पकड़े कौन,
और बात करूँगी अपने मुल्क की। और इस वक्त मैं ये सच कह रही हूँ, और अतीक साहब ख़ुद ऑफ कोर्स एक बिज़नेस ताजिर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, वो बेहतर जानते हैं इस वक्त हमारा पाकिस्तान एक डिज़ास्टर से गुजर है। और हमारे जितने भी ये बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी सीटों पर, ये अभी इंतज़ार करें कि एक अच्छा अमाउंट कोई फिर हमें हमारी झोली में फेंक दे, वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो जो देंगे वो फिर ऐसी लेंगे तो भुगतना किसको पड़ेगा? हमारी आवाम को। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह एक IMF जब कुछ देता है हमें एक तो फ़कीर बना के देता है, फिर कहता है जैसा मैं कहूँगा, और वो जो बम बनाता है ना, वो जितना भी ये जो हमारे लिए प्लानिंग करता है फिर वो सारा आवाम को भुगतना पड़ता है। अभी बिल्कुल इसी तरह हुआ है कि जब इनको एक हैप्पीनेस न्यूज़ मिली कि हमें कुछ मिलने वाला है, तो लेकिन उनकी शरायत ये थी कि आवाम को तकलीफ दो, बिजली के बिल बढ़ाओ, गैस के बिल बढ़ाओ। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि अतीक मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और हम बात करें कुर्बानी के जानवर जो ले रहे हैं वो बड़े परेशान हैं, और जिनको अभी तक नहीं मिले वो भी परेशान है क्योंकि उनका बजट आउट होता चला जा रहा है। लेकिन एक अल्लाह की राह में कुर्बानी भी देनी है। अब मैं एक बात कहूँगी कि भाई जिसकी जो भी इस्तात है उसके हिसाब से मुनासबत से ले ले, ज़रूरी नहीं है। और आसानी का सबसे अच्छा पहलू ये हो गया हमारे लिए कि अब हम लोग एक जो बैल लेकर आते हैं उसमें सब मिलके ही शेयरिंग कर लेते हैं, उसमें भी अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल कर लेगा। तो परेशान ना हो, अल्लाह पाक ने अगर आपको तौफीक दी है तो आपकी अल्लाह पाक नेक नियति देखेगा, ना कि आपकी क्वांटिटी देखेगा। तो इन चीज़ों से भी ज़रा पीछे हट जाओ। और ये बड़ा अच्छा हो गया खुशाइन, एक हमारे लिए एक स्टेप हो गया कि हम सब मिल के भी शेयरिंग में भी कुर्बानी अदा, अल्लाह पाक हमें फ़र्ज़ ये अदा करने की तौफीक दे। जो अफोर्डेबल है वो ज़रूर अदा करें, और जो नहीं है उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल आप फिर कुर्बानी करेंगे। तो हर साल आती रहती है, अल्लाह पाक आपको, ये भी एक इम्तिहान है, एक आपकी जस्तजू है वो अल्लाह कबूल करेगा। और बच्चे भी नाराज़ ना हो, बच्चे भी बड़े, मैं देख रही हूँ बकरों को ले लेके घूम रहे, यकीन करें वो चेहरे की जो खुशी है। और मैं ये भी कहूँगी कि साथ साथ बच्चों को ये बताया भी जाए। आप सिर्फ ला के जानवर दे के ना उनके बच्चों की खुशी तो देखते हैं, लेकिन उनको थोड़ा बताया भी करें ये कुर्बानी हम किस वजह से अदा करें। जी मैं चलती हूँ अपने गेस्ट की जानिब। अतीक मीर साहब मेरे साथ मौजूद है, एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा अतीक साहब, आप नोट कीजिएगा कि बच्चों को बताया नहीं जाता, कभी मैंने देखा नहीं है। देखिए ये आप लाजिम है कि नस्ल नौ को बिल्कुल आप दीन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, मैं हज पर भी गया तो मैंने वहाँ ये शेयर करता था अपने साथियों से कि हम कहाँ क्यों हैं। ठीक है, हम अगर तवाफ में आपका कॉन्सेप्ट क्या है? किताबें लेके लोग उसमें दुआओं की किताबें नहीं, रब सामने है। देखिए एक मतलब में बहुत सारे पेशेंट्स बैठे हैं, हर एक की तकलीफ अलग अलग है ना, डॉक्टर सबको एक जैसी दवा तो नहीं देगा। तो आप जब अल्लाह के सामने आए हैं तो फिर दौरान तवाफ उससे गुफ्तगू करने का कितना लुत्फ है, अपने मुश्किलात बयान करें, वो सुनता है और दूर करता है। तो इसी तरह दीगर हम कनकरियां मारते हैं, कई लोग सामने शैतान है, ऐसा नहीं है। 3 मौके पे जब हज़रत इब्राहिम उनकी ज़ौजा उनके बेटे ने जो शैतान को भगाया, शैतान ने बरगलाया जब, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो 3 वो एक रस्म है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको ये इल्म हो जाए कि इसके पीछे तस्वुर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मज़ा ही कुछ और। अच्छा जब मैंने उम्रा में वो जो 7 चक्कर लगाए थे ना बीबी हाजरा ने, वो जो जमजम का पानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव से, तो वो मुझे जब वहाँ गई तो मैं बड़ा एक चाहती, क्योंकि थोड़ा स्टडी करके गए थे, वैसे तो हमने बचपन से ही पढ़ा था। तो जब खुद जाके उस जगह का मैंने चली तो वाकई में मैं कह रही थी अब तो वो फर्श वगैरह उन्होंने मार्बल डाल लिए, लेकिन वो जो इतना लंबा जो सफ़र था वो वाकई में 7 चक्कर जब लगाओ तो पाँव में दर्द शुरू हो जाता है। देखिए एक माँ अपने पेट में बच्चे को लेकर वो जब उस तरफ दौड़ती थी उसको ख्याल मेरे बच्चा भेड़िया ना ले जाए, फिर वो वापस आती है सफा मरवा की पहाड़ियों के बीच में। बिल्कुल। और
सोचे, एक तस्वुर करें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और खुसूसन उस जगह पे जो लोग वो चक्कर लगाते हैं, तो उनको इस तस्वुर के साथ कि एक माँ कैसे वहाँ एक के जंगल बयाबान है, बिल्कुल 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 ऐसे फिर अल्लाह पाक ने जमजम की- फिर हमारे नसीब में आए। अच्छा जी, हमारे साथ कैस मंसूर इंसान दोस्त पार्टी से मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और आपके साथ मेरे लीडर बैठे हुए हैं अतीक मीर साहब, उनको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती थी कैस भाई, हमारे साथ अतीक मीर साहब मौजूद हैं और बात करें हम लोग कैस भाई कुर्बानी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जी। अच्छा कैस भाई, माशाल्लाह अब आप बेहतर जानते हैं महंगाई जो हमारी कमर के हमको ही तोड़ दिया उसने, गर्दन तोड़ दी, कमर तोड़ दी, टांगे तोड़ दी। अब बात ये कि कुर्बानी भी एक ऐसा फर्ज है जो तौफीक रखते हैं अल्लाह पाक जिनको देता है वो अदा करते हैं, लेकिन जो आजकल चोरियां हो रही हैं और जो महंगाई जो अपनी मर्जी की जा रही है, क्योंकि वो जो कुछ गरीब तबका है ना, वो तो ना पहले कुर्बानी कर पा रहा था ना, जी, जी। अब तो बहुत ज्यादा हो चुका है। ये तो मेहरबानी है उन लोगों की कि जिनके पास कुछ पैसा है तो उनको गोश्त पहुंचा देते या उनको कुर्बानी का जानवर देते हैं इलाके के लोग। और इस वक्त उन लोगों को जरूरत है, उनको साहब हैसियत लोगों की, कि जो कि ये हेल्प आउट उनकी कर सकें और लोग कुर्बानी कर सकें या गोश्त पहुंचा सकें। बाकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर करके हम थक चुके हैं, उनके सर में जू भी नहीं रिगती, उनको कोई कहने का कोई फायदा नहीं। इट्स अ बिग वेस्ट ऑफ टाइम। हम जितने साहब हैसियत लोग हैं जो एक दूसरे की मदद कर सकें, सिर्फ यही है। और आपके सामने है, कोरोना से आज तक गवर्नमेंट ने क्या किसकी हेल्प की। बेरोजगारी बढ़ गई है, भूख नंग और बढ़ गई, लोगों के पास राशन नहीं, बिजली के बिल के पैसे नहीं है, तो हर तरीके से टूट चुके हैं लोग। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस वक्त, आपका गवर्नर सिंध का है, कराची का है, आपका मेयर कराची का है, आपका कमिश्नर कराची का, इन्हें चाहिए इंसानियत की खिदमत करें और लोगों के काम आए, ठीक है। और इन चीजों को जो चुंगी के ये चीज एक्स्ट्रा चीजों के ऊपर नजर रखें। पानी वाले ज्यादा पैसा मिल लेते हैं, डबल राशन उनको चारा मिल रहा है। इस सारी चीजों में जो बारी है वो भी परेशान है, जो बायर है वो भी परेशान है, क्योंकि उनके जब इतने खर्चे देते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके ऊपर कोई भी उन जो मंडियां लगाई हैं कोई टैक्स देने देने की चीजें एक्स्ट्रा ना डालें जिसकी वजह से जानवर महंगा हो। बहुत शुक्रिया, मैं एक मीटिंग में भी था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कैस भाई, बहुत शुक्रिया, आपका व्यू लिया। अच्छा, एक बात बहुत प्यारी इन्होंने कही है कि जब हम लोग उन पर लोड डालते हैं तो ऑफ कोर्स वो आवाम पर लोड डालते हैं। जब वो जगह जगह टैक्स दे रहे हैं, वहाँ पे जो जगह ले रहे हैं उसका रेंट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसा अलग दे रहे हैं, जो भी भत्ता बोले जो लोगों ले रहे हैं, जो लेट्स सी, तो वो फिर ज़्यादा बर्डन पता क्या, तो वो सारा पैसा कलेक्ट होता है फिर आवाम से। काश 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 हुकूमत वक्त यह ऐलान कर देती कि वहाँ से आने वाले लोग जो हैं हम उनसे बहुत नॉमिनल पेमेंट ले रहे हैं, क्लियर क्लियर बता देती, ताकि तमाम मीडिया को भी पता चल जाए, लोगों को भी पता। लोग फिर खड़े होकर बोलते भाई गवर्नमेंट तो आपसे थोड़ा सा पैसे ले रही है, आप किस बात का इतना हमसे चार्ज करो। अब वो बताती नहीं, क्योंकि हिडन साइड वो ना साइड पॉकेट वो अंडर टेबल वाली बात हो गई है, वो सब ये चल रहा होता है, तो वो फिर वो भी नहीं लिहाज करते। और जो लोग यहाँ से जानवर लेने जाते हैं वो भी दबा के पैसे मांगते हैं। 5.5 लाख रुपए का बैल मैंने सुना, बल्कि बहुत कुछ नाम रख रख के बैलों की कीमतें बताई गई हैं। तो ये डिज़ास्टर नहीं रुकेगा, बल्कि अतीक साहब सही कह रहे कि आगे जितने मैं खबर 10 साल 20 साल से तो आप देख रहे हैं महंगाई, और आगे चल के पता नहीं क्या होगा। मुझे लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा एक वक्त होगा कि 25-25 लाख और 1-1 करोड़ के हम लोग सिर्फ जानवर ले रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा मे बी? देखिए, ये दो चीज़ें होती हैं। जी। जैसे महंगाई की हम बात करते हैं तो यूरोप में भी महंगाई है, लेकिन वहाँ कदर मईशत में इस्तेकाम है। ठीक है। होता ये कि जब एक चीज़ जो महंगाई और आमदनी का ये चोली दामन का इसमें एक बात ऐड करने के, बाहर मुल्क में कभी कोई बड़ा दिन आता है क्रिसमस, वो हर चीज को कम कर देते हैं। हमारे मुल्क में हर चीज महंगी हो जाती है, चाहे रमजान हो, कोई भी बड़ा दिन हो, एकदम अभी हर आपने चीज एक बात करें। की कि जी। बच्चों को क्या इस चीज़ से आगाही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम किसी छोटे से सफ़र पर भी निकलते हैं और हमें रास्ते का नहीं पता होता, हम गूगल मैप लगा लेते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में हमें कुरान मैप लगा लेना चाहिए, ये हमें भटकने नहीं देगा। लोग तफसीर पढ़ें, कुरान क्या कहता है ज़िंदगी के बारे में, मुश्किलात के बारे में, मसाइल के बारे में, हम कभी भटक नहीं सकते। बिल्कुल। तो मैं देख रहा हूँ अभी तो खैर एक बहुत ज़ाती तौर पर एक घर में पूरे लोग हाफिज कुरान हैं। माशाअल्लाह। ये यानी इस सदी का बड़ा कारनामा है हमारे पाकिस्तान में खुसूसन। लेकिन साथ ही मैं कहता हूँ कि तफसीर पढ़ें, उनकी तरबियत होनी चाहिए, उनकी आगाही होनी चाहिए।
क्योंकि हमारे माशरे में जो एक नफसा नफसी बेराह रवी की बड़ी वजह, देखें, या कानून यूरोप में क्या है, उन्हें ईमान नहीं रोकता, उनको आगाही नहीं है, लेकिन कानून रोकता है। हमारे यहाँ ईमान के बारे में उनको पता ही नहीं है, कुरान क्या कहता है उनकी तालीम नहीं है हमारे यहाँ। अतीक साहब एक काम करते हैं ना, और कानून एक रुकता लॉ नहीं पास है। करवा लेते हैं कि जो भी मिनिस्ट्री में आएगा, जो MNA है, जो PA है, जो भी है, ये सारे हाफिज कुरान हो, ताकि सबके लिए कम से कम एक अच्छे रूल तो पास करवा सकें, क्योंकि वो जिन लोगों को तो कुछ नॉलेज नहीं होती, उनको तो कुल वल्लाहु अहद नहीं पढ़ना आता। अब क्या करिए, एक छोटी सी 2 लाइनों की लाइन नहीं पढ़ने आती सूरत की, देखिए, तो उनको हमने बड़ी अब बड़ी मुश्किल सीटें ये दी है हैं। साबी कि एक कौम से ही वो लीडर आता है, जी गंदुम सड़ जाती है बिल्कुल ऐसे तो उसका आटा भी मयारी नहीं होता। ऐसे ही, और सड़ी है, फिर- सड़ी है, बहुत ज्यादा फिर सड़ी। जो भी उसमें आटा हो, मैदा हो, सूजी हो, जो चीज भी, और उन अशिया से जो भी आइटम्स बनाए जाएंगे, सबका मयार वही होगा जो उस गंदुम का मयार था। यही सबब है मैं कहता हूँ कि इस कौम में तालीम की शरह को बढ़ना चाहिए, बेशक, और कुरान की तालीम की शरह भी जो मायूस को न तक कम है, जिसकी वजह से बेरारवी ज्यादा है, ये तालीम होनी चाहिए। उस देखिए, हम हकीकी मायनों में अगर 20% लोग भी इल्म दीन से वाकिफ हो जाएं तो शायद हमारी समत दुरुस्त हो जाए, हमारी भी सिम दुरुस्त हो, और हम दूसरों के लिए कुछ फायदा कर सकें, हम बेहतर उसके लिए भलाई के लिए सोच सकें। बिल्कुल अतीक साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अल्लाह पाक अगर आपको मुंतखब करता है, अल्लाह पाक ने फिर इसका जवाब भी लेना है कि मैंने तुम्हें कुछ इक़्तिदार दिया, तुमने लोगों के लिए क्या किया, क्या फलाह व बहबूद किया। और ये सूरह बकरा में अलिफ लाम मीम जब हम पढ़ते हैं, युनफिकून, मैंने तुम्हें रिज़्क़ दिया, तुमने कैसे, हर चीज़ का हिसाब होगा। वो पूछेंगे तुमने अच्छा करके दूसरों के लिए अच्छाई क्या की, सिर्फ अपने लिए किया या दूसरों के लिए बेहतर सभी क्या एक चीज मैं ये ऐड करता हूँ जी। कि मुसलमान होना या दायरे इस्लाम में आना, ये एक हमने एक यूं समझे कि मुआहिदा साइन किया अल्लाह के साथ। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही ठीक है ना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, उसमें आपको उन शराइत को पूरा करना है जो अल्लाह ने आप पे लागू की है, तो उसकी चूंकि एक तफसील है, इसलिए लाजिम है उन शराइत को पूरा करो, जिसमें जो सबसे पहली बात है, हक के लिए आवाज उठाओ। हक क्या है कि जो अल्लाह कहता है उसकी हिमायत करो, जो अल्लाह के अहकाम की नफी करता है उसकी मुखालफत करो। इतना ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, आखिरी में सवाल करना चाहूँगी, और उसके लिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर इनसे गुफ्तगू करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ ये डिक्लेयर हो जाए, और तमाम लोग जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो लोग चाहे छोटा बिज़नेस करें, बड़ा बिज़नेस करें, वो अलर्ट हो जाएं, और जिन लोगों को बहुत शौक है पैसा जमा करने का, तो प्लीज़ एहतियात करें। और मैं अपने मुल्क की भी बात करती हूँ, जैसे मैंने इनसे सवाल किया, और ये मुझे अभी बहुत अच्छी तरह डिटेल में जवाब देंगे। अतीक साहब, हम इस डिज़ास्टर से अपने मुल्क को स्टेबल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल कहते हैं हमारा मुल्क एक बिल्कुल एक जीरोस पे खड़ा है। ऐसे नहीं कि डिफ़ॉल्टर, अल्लाह ना करे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ख़ास रहमत है मेरे रब की। लेकिन एक बात बताएं कि मुल्क अभी भी मकरूज़ है बहुत ज़्यादा, और ये कर्जा जात कब ख़त्म होंगे। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बेइंतहा में अनकाउंटेबल लिस्ट है। मैं अगर बोलना चाहूँ, मेरे मुल्क में बेइंतहा नेमतें हैं, अल्लाह ने ख़ास बहुत सारी नेमतें दी हैं जो और कंट्रीज़ में नहीं है। पहाड़, ज़मीन, सहरा, दरिया, हरियाली, बर्फबारी, खूबसूरती, बेइंतहा, मादनियात और किसान, स्किल्स, हुनरमंद, सब कुछ है। मुझे बताएं अब हम मकरूज़ क्यों, और ये मकरूज़ात कब ख़त्म होगी, इसका रीज़न क्या है? प्लीज़ अतीक साहब, ये लास्ट क्वेश्चन। रीज़न तो मैंने आपसे कहा ना कि अल्लाह की नाफरमानी है सबसे बड़ी, जो सूदी मालियाती निज़ाम है, ये सब इसी की वजह से। आज हम कहते हैं जी अमेरिका हमारी हुकूमतों में मुदाखलत करता है, वो इसलिए करता है कि अमेरिका ही के ज़ेरे साया IMF है, जिसमें यहूदियों की बहुत बड़ी फंडिंग है। तो उस सूदी निज़ाम के ज़रिए आज हम अमेरिका और IMF के हाथों हम आज जकड़े जा चुके हैं। बिल्कुल सही। उससे निकलना है, कैसे निकलना है, ये हम पूरी कौम को सोचना है, पूरी कौम इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। देखें, समझने की एक बात है, इस वक्त जितने भी टैक्सीज हैं, जितने महसूलात जहाँ कहीं से भी हासिल होते हैं, आप सोचो कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ IMF को सूद देने के लिए वो पैसे इकट्ठे होंगे। मौजूदा जो हुकूमत के 2 टास्क हैं कि उसने ये सूद देना है,
जो 7,000 अरब से जायद है, ये सूद देना है। और दूसरा फिर कर्ज लेना है IMF, उसको राजी करके जब ये सूद दे देंगे तो फिर कर्ज लेना है और उस कर्ज में फिर सूद देना। इस सर्कल में हम फंस चुके। तो ये सबब है कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि हम इससे निकले। लेकिन आम आदमी क्या करे? कम से कम एक बात करें इस वक्त इस मुल्क के लिए, अल्लाह के लिए, दीन के लिए, प्यारे नबी से हम आशिक रसूल हैं। पाकिस्तान 56-53 मुस्लिम ममालिक में वाहिद मुल्क है जहाँ एक छोटी सी कोई नबी पाक के खिलाफ दुनिया में की गुस्ताखी होती है, हमें दर्द, अपने दिल दुखते हैं, हमारा पूरा वजूद दुखी हो जाता है। ये वाहिद मुल्क है, ये एजाज है हमारा। तो ये कैसे गुलामान नबी हैं जो उन लोगों के जो शातिब रसूल हैं उनके गुलाम हो गए। फिर वही बात होगी, हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, हम नबी को तो मानते, नबी की नहीं मानते। मैं साहब अपनी बात मुकम्मल करूं कि हर आदमी हक के लिए बोले, आवाज उठाए, कम से कम अपना हक अदा करें। बिल्कुल हक के लिए आवाज उठाए। जो कुछ खराबियां हैं, देखिए अब अच्छा इंसान तो यहाँ एक मफकूद हो गया, नापैद हो गया, कहाँ से लाएं लीडर, कहाँ से? तो उसका फिर एक इलाज यही है कि मुझे अगर पानी पीना है और मेरे सामने 10 गिलास रखे हैं तो मैं देखूंगा और 10 के 10 डैमेज हैं तो मुझे वो उठाना है जो सबसे कम डैमेज है। तो इसलिए फरिश्ते हम भी नहीं हैं तो फरिश्ते मुआशरे में भी नहीं हैं। तो अब इसी तरह निज़ाम चलेगा और अपने आप को की इस्लाह कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हर मुसलमान को सोचना है कि मैंने अपनी नेकियों के साथ जब अल्लाह की अदालत में पेश होऊंगा, जहाँ मेरा कुछ जमा जोड़ होगा, कुछ वहाँ का बैंक बैलेंस होगा, तो ये फिक्र करनी चाहिए। फिक्र कर, मौत को ना उम्र देखनी है, ना शक्ल देखनी है, ना ये देखना कि आपका रुतबा क्या है, और ना टाइम देगी। नबी भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, ना कोई वक्त देखेगी, ना वक्त भी नहीं देगी। तो सही कहा। ये ना सोचे कि मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा होकर बनूंगा। मैंने देखा कि बीमार आदमी लाजिम नहीं कि उसकी उम्र कम हो जाए, और जिसे कोई बीमारी नहीं है ये भी कोई शर्त नहीं है कि वो तवील उम्र हो जाए। तो मौत ये जरूर है कि बीमारी से क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती है। नहीं सर, कभी कभी लोग बैक हो जाते हैं, बल्कि जिंदगी की क्वालिटी खराब, लेकिन उम्र वही रहती है। उम्र वही रहती है। इसी तरह एक जैसे अच्छी गाड़ी का सफर है, आप पहुंच जाते मंजिल पे, आपको नहीं पता चलता। एक खराब गाड़ी है, रास्ते में 4 दफा बंद होती है, सफर तकलीफ दे है। तो बीमारी के साथ जो जिंदगी है वो कम तो नहीं होती, लेकिन दुश्वार होती है। सही। तो बहरहाल मैं एक बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, अब भी मेरी जो लोग बात सुन रहे हैं, खुदारा दीन हिदायत को समझें, दीन फितरत को समझें, अल्लाह क्या फरमा रहा है, ये कुरान को पढ़ें, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। फिर देखिए पाकिस्तान कितनी नेमतें हमारे कदमों में डालता है, भरपूर। वो मुल्क जहाँ कुछ नहीं है, आप देखें कि अरेबियन कंट्रीज में क्या है, सहरा है, सही कहा, क्या है वहाँ, नहीं बहुत मुश्किल। लेकिन आज उनकी खुशहाली देखें। हमारे यहाँ सब कुछ है। ये ऐसी बात है जैसे घर है, उसके फ्रिज में सारी नेमतें रखी हैं, लेकिन वो भूखे बैठे हुए क्योंकि उस फ्रिज का ताला को और लगा के चला गया। तो ये सूदखोरों के हवाले हो गया ये मुल्क पर। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद से मेरे साथ है। जाते जाते मैं एक छोटा सा इनसे मैसेज लूँगी आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल ईद करीब है, तो कुर्बानी के जानवर भी लोग ले रहे हैं, तो आप ज़रा उनको, हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, ये ईद उल अज़हा बहुत बड़ा मैसेज है कि अल्लाह की राह में एक नबी जब अपना बेटा कुर्बान कर सकता है इतने बड़े जज्बे के साथ, तो अल्लाह उसको इस तरह कबूल करता है कि बेटी की जगह एक दुम्बा आ जाता है। तो समझें कि हमारा मज़हब कुर्बानियों का मज़हब है। तो ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी थी जो अल्लाह पाक ने हमसे टाल दी, लेकिन हमें अपनी अना की कुर्बानी देनी है, अपनी अकड़ की कुर्बानी देनी है, अपनी हर, यूँ समझे कि ये जो हमारे साथ एक नफ्स लगा है, हमने इसको बार बार कुर्बान करना है। जब हम अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करेंगे, नफ्स को कुर्बान करेंगे, तो फिर
कुर्बानियों का इवज़ बहुत ही अफजल है, बहुत ही आला है, और अल्लाह से बेहतर किसी भी कुर्बानी का अजर देने वाली कोई दूसरी ज़ात नहीं है। तो इसलिए अल्लाह की राह में कुर्बानी दें, दामे दरमे सुखमे कदमे, अल्लाह आपको उसका बेहतरीन अजर देगा। इस माह मुबारक से यही सबक अगर हम सीख लें तो हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। जी नाज़रीन, जाने का वक्त हो गया है और पता ही नहीं चलता, आप लोगों के साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही होती हैं, लेकिन क्योंकि अब इंशाल्लाह कल ईद है और ईद पर सबसे इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से आपके लिए, मैं मैसेज दे नहीं रही, लास्ट में हमेशा खुदाफिज करती हूँ, लेकिन मैसेज ये कि ऑफ कोर्स जब आप लोग कुर्बानी के लिए जानवर ज़बह करेंगे तो उसके बाद जो आप लोग गंदगी छोड़ देते हैं, ये एक बुरी बात है, क्योंकि वो उसका खून है, वो भी जब पता अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है तो उसको मिट्टी में डाल के कहीं साइड पर, कहीं खाद में, कहीं गमले में रखें, और फिर उसके अंदर से जो आप लोग जो भी गंदगी निकालते हैं वो ऐसे फेंक के चले जाते हैं। तो खुदा के लिए इससे क्या होगा, ताफुन उठेगा। अगर बारिश हो गई तो उससे ज़्यादा बदबू आएगी और वो बच्चे इधर से गुजर रहे होते हैं, फिर वो गंदगी जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हम सब के लिए, लोग फिर बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात, गोश्त अपने फ्रिज में इस तरह मत जमा करें कि जैसे ज़िंदगी में कभी दोबारा ये चीज़ नहीं मिलेगी। ख़ास तौर पे उन लोगों का हिस्सा निकालें जिन लोगों ने सालों तक गोश्त नहीं खाया होता। तो बराए मेहरबानी इन तमाम चीज़ों को, मुझे पता है आप लोग खुद ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को, मुस्तहिकीन को ज़रूर ये गोश्त पहुँचाएँ और अपने घरों में फ्रिज में इतना इतना मत रखें। मैं फिर मुझे वो वाक़या याद आता है कि अल्लाह पाक ने एक कौम पर मनोसलवा उतारा था और उनको कहा था कि उनको बहुत सारी नेमतें दी, उन्होंने खाना शुरू किया, फिर उनके दिल में एक वसवसा आया, और रोज़ाना मनोसलवा उतरता तो रोज़ खाते थे, लेकिन उनके दिल में एक वसवसा आया कि शायद ये कल ना मिले, तो उन्होंने संभाल के रखना शुरू कर दिया। फिर उनको पैगाम हुआ कि ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने सुना नहीं कि भाई हो सकता है कल ना मिले। इस बात का यकीन कि मेरे रब को ये बात पसंद नहीं आई कि इनको मुझ पे यकीन नहीं कि मैं इनको अता नहीं करूँगा, तो वो सड़ने लगा। तब से ये हुआ है कि खाना जब हम छुपा छुपा के और लोगों से महफूज करके रखते हैं तो वो सड़ जाता है। ये जब से शुरू हुआ है, तो बराए मेहरबानी अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि आप ये एक आपसे कोई मांग रहा है, कोई ज़रूरतमंद है और आपने उसको सेव करके रख लिया कि शायद ये मुहर्रम में भी काम आएगा, हलीम में काम आएगा। कुर्बानी का गोश्त अल्लाह आपको और तौफीक दे देगा। आप बांट रहे, जो बांटेंगे वो मिलेगा, इज़्ज़त बांटेंगे इज़्ज़त मिलेगी, मोहब्बत बांटेंगे मोहब्बत मिलेगी, और आप अपनी जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं वो बांटेंगे वो ही मिलेगी। तो अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल करे। एडवांस में ईद मुबारक, ईद बड़ी ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर एक हल्ला गुल्ला के साथ, ईद के साथ मैं आ रही हूँ। प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा और मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।